हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसी एसएस। टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 60 है और अब हम कंटिन्यू करेंगे इसमें पेरोल मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने पेरोल मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी बना ली थी और हमने उसमें बेसिक सी एंट्री कर दी थी जो कि ज़रूरी थी कंपनी के लिए। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी बनाने के बाद हमने जून की पहली एंट्री कर दी थी जिसमें बिजनेस स्टार्ट किया गया था। दूसरी एंट्री में बैंक में पैसा जमा किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर तीसरी एंट्री में फर्नीचर खरीदा गया था, एसी खरीद ली थी और कुछ खर्चे कर दिए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने पिछले वीडियो में कंपनी क्रिएट करने के बाद में 4 क्वेश्चन सिंपल कर लिए थे, बेसिक वाले जो ज़रूरी है। और अभी यहाँ पर हम जुलाई में पेरोल मैनेजमेंट पर काम करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पेरोल मैनेजमेंट में हमें यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरीज की समझनी पड़ेगी कि पेरोल एक्चुअली में काम कैसे करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही है कि पेरोल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है उनको मेंटेन करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो कंपनियां होती हैं उसमें जो सैलरी पे की जाती है एम्प्लॉय को, तो सैलरी के साथ में यानी कि बेसिक सैलरी जो होती है उसके साथ साथ में उसको एचआरए, टीए, डीए और भी कई सारे अलग अलग बोनस हो गया, ओवर टाइम का हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई लीव ले ली, छुट्टी ले ली, ठीक है, उसका पैसा काटना है, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। तो अब आप सोचें कि यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉस्ट सेंटर एक बेसिक है, मतलब बेसिक फीचर है एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन पे रोल जो है ये एडवांस फीचर है, इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। और पेरोल मैनेजमेंट में एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास जैसे 200 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, या 400 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो उन सभी में कौन से एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है, किसका कितना ओवर टाइम मिलता है, किसकी कितनी सैलरी है, किसको कितना टीए, डीए, एचआरए मिलता है, तो ये मैनेज करना काफ़ी मतलब टफ है अगर आप रजिस्टर या कॉपी पे मेंटेन करते हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पेरोल मैनेजमेंट सैलरी के लिए बहुत ही बेस्ट फीचर है, तो इसको पूरा एक एक करके हमें समझना होगा और फिर हम इसे आसानी से मतलब सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब हम पेरोल मैनेजमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, आधे 1 घंटे का समय लगता है, उसमें हमें पे हेड वगैरह बनाने होते हैं, सारी चीज़ें समझनी होती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप एम्प्लॉय, फिर उसके बाद 200 हों, 50 हों, कितने भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन सभी एम्प्लॉय को आप आराम से मैनेज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पेरोल में यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस्टर गुलाब चंद अपॉइंटेड द फॉलोइंग एम्प्लॉयज, ठीक है। मिस्टर गुलाब चंद ने क्या किया है, अपॉइंट किया है। यहाँ पर कितने एम्प्लॉय हैं, 3 एम्प्लॉय हैं, मनोज चौधरी, राहुल राय और पूजा संगवान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही है, इस पूरे पेज में आपका ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में नीचे टेबल में यहाँ पर बताया गया है कि किस को कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पे हेड हैं आपके, ये क्या है, ये आपके पे हेड है, मतलब पे हेड का मतलब कि ये सैलरी पे की जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे का मतलब होता है जो नॉर्मल सैलरी होती है, वो मनोज चौधरी की कितनी है, 8,000 रुपये पर मंथ है, राहुल की कितनी है, 7,000 है, और पूजा की कितनी है, 6,000 रुपये है, ठीक है। मतलब तीनों की डिफरेंट डिफरेंट है। कौन सी सैलरी, बेसिक पे। फिर एचआरए कितना मिलता है, तो मनोज को मिलता है 20% और राहुल को मिलता है 20% और पूजा को भी 20% मिलता है, मतलब तीनों लोगों को 20-20% बराबर मिलता है। और ये जो 20% मतलब एचआरए मिलता है वो किस पर मिलता है, बेसिक पे पर। बेसिक पे पर मतलब कि 20% जो ये होगा ये किसके ऊपर निकाला जाएगा, 8,000 रुपये के ऊपर, ठीक है। और इसका 20% किस पे निकाला जाएगा, 7,000 पे, और इसका 20% 6,000 पे निकाला जाएगा, समझ गए। तो ये खुद टैली खुद करेगा, हमें सिर्फ बताना होगा कि एचआरए मनोज चौधरी का जो है वो 20 है, राहुल का भी 20 है। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उसका एचआरए यानी ज़्यादा होगा, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस होगा वो ज़्यादा होगा। कन्वेंस की बात करें तो कन्वेंस फिक्स है, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दिया गया है। मनोज का 400 रुपये है, राहुल का 800 है और पूजा का भी 800 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर ओवर टाइम अगर कोई करता है, जैसे मनोज अगर ओवर टाइम करते हैं तो उनको 100 रुपये हर घंटे का मिलेगा, ठीक है। और अगर राहुल राय करते हैं तो उनको 50 रुपये हर घंटे का और इनको 80 रुपये हर घंटे का मिलेगा, ओवर टाइम का हो गया, समझ गए। तीनों का डिफरेंट है ओवर टाइम का जो चार्ज है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये इतनी चीज़, अगर हम यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच दें, देखिए, तो यहाँ पर ये इस लाइन के ऊपर की जितनी चीज़ें हैं ये सबके लिए डिफरेंट है, मतलब मनोज के लिए डिफरेंट है, अलग है, राहुल के लिए अलग है और पूजा के लिए अलग है, ठीक है। इतना जो है उनको मिलता है, सैलरी 8,000 मिलती ही है, प्लस 400 रुपये मिलता है उनको कन्वेंस का, 100 रुपये पर हर घंटे का ओवर टाइम, जो भी जितना करेंगे वो उतना मिलेगा, और 20% सैलरी के ऊपर एचआरए मिलता है, समझ गए होंगे आई थिंक। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा और इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे कुछ और चीज़ें दी गई हैं जो कि पेरोल के अंतर्गत ही आती हैं, जो कंपनियां होती हैं वहाँ पर देखिए और क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मतलब मिलने के बाद कैंटीन का भी मिलता है 500 रुपये। अब ये जो कैंटीन का 500 रुपये ये तीनों के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच में कोई भी इस तरह से कॉलम बना के अलग अलग नहीं बताया गया, इसका मतलब कि ये 500 रुपये जो कैंटीन का है ये तीनों लोगों को 500 ही मिलेगा, ठीक है। इसको भी 500 मिलेगा, इसको भी 500 और इसको भी 500 ही मिलेगा, समझ गए होंगे आई थिंक। और नीचे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सभी के लिए सेम होंगी।
और बोनस पॉइंट, तो बोनस पॉइंट एज यूजर डिफाइन वैल्यू, ठीक है। एज यूजर डिफाइन वैल्यू का मतलब ये होगा कि बोनस जिसको जितना जो सैलरी पे करता है वो जितना चाहेगा उतना देगा, ठीक है। मतलब वो देने के टाइम पर ही वो डिफाइन कर देगा, समझ गए ना। तो इसके लिए कोई भी मतलब प्री डिफाइन यहाँ पर नहीं सेट किया जाएगा, समझ रहे होंगे आई थिंक। और रैम्बर्समेंट जो है ये भी आपका एज यूजर डिफाइन वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर भी कोई फिक्स नहीं है, ये कम या ज़्यादा होगा और सबके लिए अपना अलग होगा, ठीक है। एज यूजर डिफाइन का मतलब यही होता है कि जो सैलरी पे कर रहा है उस टाइम उसको जिस व्यक्ति को जितना देना होगा वो उतना देगा, ठीक है, उसी टाइम बताएगा वो, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, तो यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है, ठीक है, ये कटौती की जाती है सैलरी में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है एज पर लॉ ऑन करेंट अर्निंग टोटल, ठीक है, जो भी टोटल अर्निंग होगी, तो अगर टोटल अर्निंग 5,000 रुपये से कम है, ठीक है, अगर 5,000 रुपये है या 5,000 रुपये से कम है तो इस कंडीशन में 0 रुपये, ठीक है, मतलब उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की सैलरी 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में है तो उसको 60 रुपये, और 8,000 से 10,000 के बीच में तो 100 रुपये, और 10,000 से 15,000 तो 150, और 15,000 से लेकर के ऊपर कितना भी हो 20,000, 25,000, 50,000 उसको 200 रुपये देने होंगे, प्रोफेशनल टैक्स होगा जो कि सैलरी में कटेगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद है इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो लगेगा वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब, यानी इनकम टैक्स के जो भी रूल्स होंगे प्री डिफाइंड उसके हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा, वो भी हम जब इसका पे हेड बनाएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है ग्रेचुइटी, ठीक है। ग्रेचुइटी मीन्स होता है उपहार, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एज पर लॉ होगा। एज पर लॉ का मतलब जो रूल्स है, जो नियम है कंपनी के, ठीक है, उसके हिसाब से ग्रेचुइटी यानी कि उपहार जो भी है वो मिलेगा, समझ रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। तो ये सभी के लिए है जो नीचे है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम आपको जूम करके पूरा कंप्लीट एक साथ दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है और ये सभी पे हेड हैं, समझ रहे हो ना। अगर हम एक लाइन में कहें कि ये पे हेड क्या होते हैं, ठीक है, तो पे हेड का सीधा मतलब है कि ये इतनी चीजें जो कंपनी होती है वो पे करती है और कुछ कटौती भी इसमें होती है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये सैलरी से आपके लिए काटा जाता है, ठीक है, मतलब सैलरी से कम कर दिया जाता है। इसी तरह से इसमें कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी सैलरी से काटी जाती हैं एज अ टैक्स, या फिर पीएफ के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर नीचे सारी चीजें बताई गई हैं और ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पे हेड है जो हमें बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये सभी पे हेड हम अभी प्रैक्टिकली थोड़ी देर में बनाएंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं ताकि बनाते टाइम जो है ज़्यादा समझाना ना पड़े, ठीक है। तो इसको हम वापस से जूम करते हैं और एक एक करके सभी को समझ लेते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर देखिए ईपीएफ, ईएसआई, एनपीएस का फुल फॉर्म आपको हम दिखा देते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म दिए गए, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और ईएसआई का मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और ईडीएलआई एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, ये फुल फॉर्म है, ठीक है, और इनका मतलब भी आपको हम बताते हैं यहाँ पर, देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला एम्प्लॉयज ईपीएफ डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, ठीक है, डिडक्शन यानी कटौती। तो एम्प्लॉयज ईपीएफ डिडक्शन 12% जो सैलरी होती है उसमें से 12% जो होती है वो कटौती कर ली जाती है और उसको ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में रखा जाता है। आपको पता होगा जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कुछ कटौती करती हैं और वो पैसा जब एम्प्लॉय 1 साल 2 साल या 5 साल बाद जब रिजाइन करता है तो उस टाइम उसको पूरा पीएफ मिल जाता है, जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जो कटौती की जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वो सैलरी से काटा जाता है। तो कैसे काटा जाता है, देखिए एज पर लॉ 12% जो बेसिक सैलरी होती है, ध्यान रखना, बेसिक पे यानी मनोज का बेसिक पे कितना है आपको पता होगा, 8,000, अभी हमने आपको ऊपर बताया था। तो 8,000 रुपये जो मनोज का बेसिक पे है, 8,000 रुपये पर 12% की कटौती होगी, ना कि टोटल सैलरी पे, ठीक है। टोटल सैलरी अलग होती है क्योंकि टोटल सैलरी में आपका बेसिक पे भी होता है, एचआरए भी होता है और ओवर टाइम का भी होता है, मतलब सारा पैसा जुड़ा होता है, वो टोटल सैलरी होती है। और बेसिक पे का मतलब जो बेसिक पे आपकी रखी गई है 8,000 7,000 जो भी है उसके ऊपर आपका ईपीएफ कटौती की जाती है, समझ गए होंगे आई थिंक। इसी तरह से ईएसआई है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन, ये कितना काटा जाता है 1.7%, ठीक है, और किसके ऊपर, बेसिक पे के ऊपर ही जो है मतलब कटौती की जाती है। इसी तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयज एनपीएस डिडक्शन भी है, ये भी कटौती की जाती है 10% की। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, हमने फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं, ये कितना 10% काटा जाएगा किसके ऊपर, बेसिक पे के ऊपर, ठीक है। तो हमें ये सारे पे हेड जो है बनाने हैं। यहाँ पर डिडक्शन का मतलब समझ आ गया। फिर नीचे यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना, ठीक है। यहाँ पर ये जो 3 चीजें हैं ये सैलरी से काटा जाएगा लेकिन बेसिक पे से, ठीक है, बेसिक पे जितना भी होगा उससे 12%, 1.7% और 10% कटौती की जाएगी। और यहाँ पर ये जो आपके नीचे 4 चीजें दी गई हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयर, ईपीएस, ईपीएफ और ईएसआई और एनपीएस, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन होगा। ये कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, एम्प्लॉयर करेगा। ये एम्प्लॉयज थे, ये एम्प्लॉयर है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए एम्प्लॉयज जो होते हैं वो वर्कर होते हैं, कंपनी के क्या होते हैं, वर्कर, जो वहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना।
मतलब उनको उनकी सैलरी से ये चीज़ काटी जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो सैलरी देता है, कंपनी का ऑनर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जो सैलरी आपको देता है, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। मतलब जो आपका ईपीएफ होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ईपीएफ है और ये भी आपका ईपीएफ है। यहाँ पर 12% आपकी सैलरी से काटा जाएगा ईपीएफ। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये है, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है, 12,000 है एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और उस पर आपका ईपीएफ कटेगा 12%, तो 12% ईपीएफ कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 1,200 रुपये आपका ईपीएफ आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा, और ये तो आपकी सैलरी से काटा जाएगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर यानी जो सैलरी दे रहा है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, कितना, 3.76%। तो अब इसी 12,000 रुपये पे 3.76% क्या होगा आपका, मतलब कंट्रीब्यूशन करेगा कौन, एम्प्लॉयर, यानी जो सैलरी आपको देता है। तो इसमें आपका मतलब 3.76 के हिसाब से आपका इसमें जो भी बनता है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 500 रुपये बनता है, ठीक है, तो आपका टोटल 1,700 रुपये एक महीने का पीएफ जमा हो जाएगा, समझ गए ना। 1,200 आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा, 500 रुपये कंपनी खुद आपके ईपीएफ अकाउंट में डाल देगी, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन करेगा कौन, एम्प्लॉयर, समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो टोटल 1,700 रुपये आपके ईपीएफ अकाउंट में जाएगा, ये होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो जॉब मतलब जो जॉब कर रहे हैं वर्कर होते हैं, वो होते हैं जो कि उनकी सैलरी से कटौती की जाती है, यानी डिडक्शन किया जाता है। और एम्प्लॉयर का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करते हैं ये, ठीक है। तो एम्प्लॉयर भी यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी आप जो आपकी सैलरी से जो काटते हैं वो तो काटते ही हैं, प्लस वो भी अपना देते हैं, ठीक है, जो भी परसेंटेज है यहाँ पर दिया गया है, समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये सब पे हेड है। एडवांस सैलरी डिडक्शन, एडवांस सैलरी अगर दी जाती है तो वो एज यूजर डिफाइन वैल्यू, ठीक है, मतलब यूजर खुद डिफाइन करेगा कि उसको कितना एडवांस देना, वो कितना उसने मांगा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर सब एज पर लॉ, मतलब जो रूल्स हैं नियम्स हैं उसके हिसाब से ये सारी कटौतियाँ की जाती हैं, ठीक है। अभी आपको थ्योरी समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल सब समझाएंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं, एम्प्लॉयर अदर चार्ज, ठीक है, तो ये पीएफ एडमिन चार्ज ये आपका कटेगा, ठीक है, और एडीएलआई एडमिन चार्ज ये भी आपका कटेगा, और ये कटेगा किस पर, देखिए पीएफ ग्रॉस पर, ठीक है। पीएफ मतलब आपका जो प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है उसके ऊपर ये कटौती की जाएगी, जो पीएफ एडमिन चार्ज होगा, एडीएलआई का होगा, एडीएलआई कंट्रीब्यूशन का होगा, ठीक है, ये सब आपका कटेगा किस पर, पीएफ के ग्रॉस पर, यानी जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसके ऊपर, बेसिक पे से इसमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सारे पे हेड जो है वो क्रिएट करने होंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, ये सभी पे हेड बनाने होंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये एक बार मेहनत करनी होगी, ये सारे के सारे हमें जो है पे हेड क्रिएट करने हैं, और क्रिएट करने के बाद में जिसकी जितनी सैलरी है वो उसको हम उतना पे करते रहेंगे, और सारा हिसाब टैली मेंटेन करेगा, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, समझ गए। तो यहाँ पर पे हेड कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर पे हेड बनाते हैं, नीचे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको तो सोल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है, सोल्यूशन भी यहाँ पर है, अगर आप कभी फंसते हैं, कन्फ्यूजन होती है तो सोल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर F11 की प्रेस करनी है और पेरोल को जो है ऑन करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं टैली में, और यहाँ पर हम अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो डिस्प्ले में जाके डे बुक में दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 एंट्रियां जो है वो पिछली हमने कर दी थी, और अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं, यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे। सबसे पहले तो पेरोल ऑन करना होगा, तो F11 की प्रेस की, और यहाँ पर हम चलेंगे अकाउंटिंग फीचर में, ठीक है, कहाँ पर चलेंगे, अकाउंटिंग फीचर में, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा मेंटेनेंस पेरोल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंटेन पेरोल, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को यहाँ से हम यस करेंगे, और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेनेंस मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर हम यस कर लेंगे, ठीक है। कौन से नंबर पर है, ये देखिए 1 2 3, ठीक है, ये यहाँ पर है आपका, ये हो गया, इसे भी जो है हम यस कर लेंगे, और फाइनली इसे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका फीचर जो पेरोल का था वो ऑन हो गया, ठीक है। अब वापस आते हैं, बैक आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने पेरोल ऑन किया है तो मास्टर्स में यहाँ पर एक फीचर बढ़ गया, यहाँ पर देखिए पेरोल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बढ़ गया कि नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बढ़ गया है फीचर ऑन करते ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैली में जो हमने सोल्यूशन दिया है इसमें एक एक करके सारी चीज़ें दी गई हैं, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हमने पेरोल तो ऑन कर लिया, अभी हमें क्या करना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाकर के हमें जो है इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी ऑन करना होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पेरोल से रिलेटेड जो भी टैक्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर कटौती की जाएगी, इसलिए हमें क्या करना है, फिर से एक बार F11 प्रेस करना है, और यहाँ पर हमें जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, और यहाँ पर हमें जो है ऑन करना है, ये आपको लास्ट में मिल जाएगा इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, ठीक है, इसे ऑप्शन को यस करना होगा। हमने यहाँ पर इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी को ऑन कर लिया, यस किया, और यहाँ पर डिटेल भी इसकी जो है हम यस करेंगे, और ये सारी डिटेल जो है हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हमें कहाँ से मिलेंगी, ये आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएंगी, प्रोविडेंट फंड की जो डिटेल है यहाँ पर ये रही, ठीक है, ये यहाँ से आप देख करके वहाँ सिंपली नोट कर दें, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये प्रोविडेंट फंड की हो गई है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की, नेशनल पेंशन स्कीम और इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी डिटेल जो है हमें यहाँ पर अलग अलग भर देनी है, ठीक है।
चलिए, तो इसको आप तो कर ही लेंगे। यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और सारी डिटेल यहाँ पर हम फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल जो है वो फिल कर ली है। आप भी यहाँ पर देख करके सारी डिटेल जो है वो फिल कर लें, ठीक है। और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये फिर फाइनली जो है एक बार इसे और एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो कुल मिला के हमने पेरोल और हमने टैक्स जो थे वो ऑन कर दिए पेरोल से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं और पे हेड जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं, फुल फॉर्म आपने नोट कर ली होंगी। और अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो है पेरोल यूनिट क्रिएट करनी होगी, ठीक है। मतलब पेरोल यूनिट में क्या होगा, हॉवर्स की हमें एक यूनिट बनानी होगी, ठीक है। HRS यानी हॉवर्स, जो ओवर टाइम बंदा करेगा उसके लिए हॉवर्स की एक यूनिट बनानी होगी। और एक अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाना होगा जिसमें हमें अपसेंट की एक क्लास बनानी होगी, ठीक है। मतलब अगर कोई अपसेंट हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है। और फिर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ओवर टाइम के लिए बनाना होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए, ये हॉवर्स जो हो गई ये तो हो गई आपकी पेरोल की यूनिट, और ये आपका बनाना होगा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाना होगा जिसमें हमें अपसेंट के लिए बनाना है और ओवर टाइम के लिए बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। यहाँ पर ये देखिए दोनों ही एक ही चीज़ है। यहाँ पर एक अपसेंट की बनानी है, बनाने के लिए गो टू गेट वेब टैली पेरोल इन्फॉर्मेशन अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाके क्रिएट करना है अपसेंट का, और एक वहीं पर सेम जगह पर जाके एक ओवर टाइम का बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए ये तीन चीज़ें पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, अपसेंट, ओवर टाइम और पेरोल यूनिट, ठीक है। तो पहले हम तीनों चीज़ें क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पेरोल यूनिट, तो टैली में चलते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा पेरोल इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पर हमें चलना है यूनिट में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट्स वर्क में जाना है और यहाँ से हमें क्रिएट करना है। और सैम्पल में यहाँ पर आपका हो जाएगा HRS, ठीक है। HR पॉइंट लगा देंगे, एंटर करेंगे। फॉर्मल नेम में यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा, हॉवर्स लिखना होगा, ठीक है, पूरा हॉवर्स इस तरह से, और डेसिमल प्लेस 0, और इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट आपकी जो है वो बन गई। वापस आते हैं और अब यहाँ पर उसी के नीचे आपको मिल जाएगा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, ठीक है। कहाँ पर, पेरोल इन्फॉर्म, मतलब पेरोल इन्फो में जाकर के यहाँ से आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स में जाना है और क्रिएट करना है। अपसेंट की बना लेते हैं पहले, ठीक है, अपसेंट, और अंडर ये जाएगा आपका प्राइमरी के, ठीक है, अंडर प्राइमरी में प्राइमरी के जाएगा। और यहाँ पर अटेंडेंस टाइप पूछ रहा है, ठीक है। तो जो अपसेंट होगा ये लीव विदाउट पे, ठीक है। लीव विदाउट पे मतलब जो अपसेंट होगा इसमें पे नहीं किया जाएगा, उसके लिए बना रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। लीव विदाउट पे यानी कि जो अपसेंट है उसका जो है वो पे नहीं किया जाएगा, सैलरी पे नहीं की जाएगी उस दिन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे लीव विदाउट पे, और इसे फाइनली जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर डेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब पीरियड टाइप क्या होगा, डेज होगा, और एक्सेप्ट कर लिया। अपसेंट का बन गया। अब हमें यहाँ पर बनाना है ओवर टाइम का, ठीक है, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम अंडर ये भी प्राइमरी के जाएगा, ठीक है। अंडर किसके जाएगा आपका, ये प्राइमरी के ही जाएगा। और यहाँ पर आपका लगेगा प्रोडक्शन, ठीक है। अटेंडेंस टाइप में क्या लगेगा आपका, प्रोडक्शन, क्योंकि ओवर टाइम जो करेगा तो उसको कैसे पे करना है, मतलब पे नहीं करना है, ये उसके लिए होता है तो उसका हमें पे करना है, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से पे करना है। प्रोडक्शन जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर यूनिट पूछेगा हॉवर्स, ठीक है, मतलब जितने घंटे वो काम करेगा उस हिसाब से उसको जो है वो ओवर टाइम का पैसा पे किया जाएगा, उसके लिए ये होता है, समझ गए होंगे आई थिंक। अब यहाँ पर इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें बना ली हैं। हमने यहाँ पर यूनिट बना ली, और अपसेंट और ओवर टाइम के लिए यहाँ पर हमने प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर लिया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम पे हेड बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो पे हेड हैं वो कई सारे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए 6A, ठीक है, मतलब 6 नंबर पे हमें जो है पे हेड क्रिएट करने, और सारे पे हेड बनाने के लिए हमें गो टू गेट वेब टैली पेरोल इन्फो और पे हेड में जाके क्रिएट करना है, ठीक है। पे हेड क्या होते हैं, पे हेड का मतलब कि जितनी तरह से आप उसको सैलरी पे कर रहे हैं सामने वाले को, वो होते हैं पे हेड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक का बनाएंगे, बेसिक पे का, जो कि A नंबर पे रखा गया है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप नीचे बढ़े हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 10 से 12 पेज ऐसे मिलेंगे जिसमें पे हेड ही केवल बनाए गए हैं। एक हो गया A नंबर का, ठीक है, फिर B जिसका HRA का बनाया गया है पे हेड, फिर उसके बाद कन्वेंस अलाउंस का पे हेड बनाया गया है, ठीक है, ओवर टाइम का बनाया गया है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि किसका किसका बनाना है, किसका नहीं बनाना, तो आप वो क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो थी वो हमने अलग से बना ली थी। यहाँ पर इसको थोड़ा जो माइनस करते हैं और आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें एक हॉवर्स की यूनिट बनाई थी जो बना ली, जो कि जरूरत थी, एक अपसेंट के लिए बना लिया और एक ओवर टाइम के लिए बना लिया। बाकी यहाँ पर ये तीन चीज़ें तो हमने बना ली। अब यहाँ पर हमें बेसिक पे हेड बनाना होगा। ये सारे के सारे पे हेड है, सारे क्रिएट करने होंगे, ठीक है। ये आपका A नंबर पे क्रिएट होगा, फिर B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा आपका चला जाएगा लास्ट तक कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारे पे हेड हमें बनाने हैं, सब पे हेड एक ही तरह से बनाने हैं, मतलब एक ही जगह से बनाने, लेकिन सबकी सेटिंग जो होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है। वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो सेटिंग्स होगी वो क्या होंगी, यहाँ पर सामने जो बताया गया इसके हिसाब से हमें सेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी पे हेड बनाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और आराम से समझिए, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बेसिक पे हेड बनाना है। तो पे हेड बनाने के लिए हम यहाँ से वापस आते हैं और पे हेड बनाने के लिए हमें वहीं चलना है पेरोल इन्फो में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पे हेड का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है पे हेड्स। ठीक है, पे हेड्स में जाना है और यहाँ पर हमें जो है क्रिएट करना है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर पे हेड्स में गए और क्रिएट किया। अब यहाँ पर पहला पे हेड हम बनाएंगे बेसिक पे का। ठीक है, बेसिक पे का, बेसिक पे। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है पे हेड टाइप, मतलब पे हेड टाइप जो है वो क्या है। तो यहाँ पर पे हेड टाइप बताएंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज मतलब ये पे हेड जो है वो क्या है, जो एम्प्लॉयज हमारे हैं उसकी अर्निंग यानी उसकी मतलब इनकम के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इनकम टाइप क्या है, तो ये फिक्स्ड है, मतलब ये फिक्स है, उसको इतना मिलना ही मिलना है। जैसे बेसिक पे आपको पता है 8,000 है तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, वो फिक्स है। फिर अंडर किसके जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, क्योंकि ये खर्चा ही तो है बेसिक पे, और जितने भी पे हेड हम बनाएंगे मतलब जो भी सैलरी हम पे करेंगे सामने वाले को हमारे पास से जाएगा वो एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें, देखिए ये एक्चुअली में बेसिक पे क्या है, लेजर है। ठीक है, लेकिन ये जो लेजर है ये नॉर्मल लेजर नहीं है, ये पे रोल का लेजर है, समझ गए ना। मतलब ये नॉर्मल मतलब लेजर ही है एक तरीके का, लेकिन ये पे रोल का लेजर है। ठीक है, इसको बोलते हैं पे रोल लेजर, समझ गए होंगे आई थिंक। तो जो बेसिक पे है इसे हम पे हेड भी बोल सकते हैं या फिर पे रोल लेजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अफेक्ट नेट सैलरी। ठीक है, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर हम जो है यस रखेंगे। ठीक है, अफेक्ट नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा तो इसे हम जो है यस करेंगे। फिर उसके बाद है नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप। ठीक है, मतलब पे स्लिप पर इसका नाम क्या दिखाना चाहिए, यानी मेलिंग नेम वाली बात आ गई। तो इसका नाम हम बेसिक पे ही दिखाएंगे, इसको भी हम जो है बेसिक पे रखने देंगे। और उसके बाद यूज टू कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी। ठीक है, तो इसे हम यस करेंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई हैं। फिर उसके बाद है सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इसे हमें यस करना होगा। इनकम टैक्स की जो डिटेल है वो सेट करनी होगी। इनकम टैक्स की डिटेल में इनकम टैक्स कंपोनेंट बेसिक सैलरी यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी मतलब बताएंगे इनकम टैक्स स्लैब में कि ये जो है वो क्या है, बेसिक सैलरी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम सेट करेंगे ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो वापस हम यहीं पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन को जो है यहाँ पर हमें नो रखना है। ठीक है, लिखेंगे, या फिर इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है तो हम F12 की प्रेस करके यहाँ पर इस वाले से इसे नो कर देंगे। ठीक है, इसकी जब जरूरत होगी तो हम ऑन कर लेंगे, तो अभी इसे जो है हम नो कर देंगे, तो ये नो हो गया। ठीक है, आप में हो सकता ना आ रहा हो, तो अब इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल जो है यहाँ पर हम इसे यस रखेंगे, एक बार फिर से यस करना होगा, और यहाँ पर बेसिक सैलरी ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन टाइप में बताना होगा कि ये जो कैलकुलेशन टाइप है वो किस तरह की होगी। तो यहाँ पर जो बेसिक पे होगा ये होगा ऑन अटेंडेंस। ठीक है, ऑन अटेंडेंस मतलब जिस हिसाब से उसकी अटेंडेंस लगेंगी उस हिसाब से जो है इसको पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे ऑन अटेंडेंस। हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बेसिक पे तो उसी हिसाब से मिलेगा ना जिस दिन आप आए होंगे, तो ये ऑन अटेंडेंस सेट हो गया। अटेंडेंस लीव विदाउट पे यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो इसे हमें रखना है नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, ये आपका नॉट अप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर लीव विदाउट पे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। ठीक है, लीव विदाउट पे यानी कौन सी कहाँ पर आपको पे नहीं करना, तो हमने यहाँ पर अब्सेंट की एक बनाई थी, तो अब्सेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेशन पीरियड आपका क्या होगा, तो कैलकुलेशन पीरियड में यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मंथली काम होगा, तो यहाँ पर मंथ, और जो मंथ होगा वो किस तरह से होगा, मतलब क्या आप खुद डिफाइन करना चाहते हैं कैसा मंथ होगा, तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे एज पर कैलेंडर पीरियड। ठीक है, मतलब कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, अगर मंथ 30 दिन का होता है तो 30 दिन के हिसाब से, 31 दिन का होता है तो 31 दिन के हिसाब से मंथ पूरा माना जाएगा। यहाँ पर आपको सेट करना है नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1, बस इतना करना है, और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ लें, हमने यहाँ पर बेसिक पे का एक पे हेड बनाया है जिसमें ये ऑप्शन आपको जो है वो ऑन और ऑफ करने हैं, जो चीज़ें यहाँ पर हमने बताई हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप रिपीट करके तुरंत देख लें, समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक पे हेड हमारा यहाँ पर बन चुका। उसके बाद अगला बेसिक पे हेड के बाद हमें बनाना HRA का। ठीक है, तो यहीं से बनाएंगे। अब तो दोबारा यहाँ पर टाइप करते हैं HRA। ठीक है, HRA, और एंटर करेंगे। यहाँ पर भी हम सेट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, यानी ये भी आपकी जो है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही है। एंटर करेंगे, यहाँ पर भी आपका ये फिक्स्ड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा। ठीक है, ये लगभग वही चीज़ है। यहाँ पर अफेक्टेड नेट सैलरी यस। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम HRA ही रखेंगे। यहाँ पर यूज़ ऑफ कैलकुलेशन ग्रेजुएटी, इसे हम जो है नो रखेंगे। ठीक है, और सेट अल्टर GST डिटेल जो है, मतलब सॉरी सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल जो है ये हम यस करेंगे। और यहाँ पर जो है हमें सेट करना है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, इसे हमें क्या सेट करना है, हाउस रेंट अलाउंस। HRA मतलब बताना पड़ेगा कि ये क्या है, तो हाउस रेंट अलाउंस है, और ये किस तरह से मतलब होगा, तो ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर हम एंटर करके इसे
यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। कैलकुलेशन टाइप में हमें देखिए यहाँ पर क्या सेट करना है, कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पर हमें सेट करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या सेट करना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर सोल्यूशन में देखेंगे, नीचे बढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार ताकि आप प्रैक्टिस यहीं से करें। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ एज कंप्यूटेड वैल्यू जब HRA का बनाएंगे आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमें एज कंप्यूटेड वैल्यू सेट करना है, तो आपको यहाँ पर राउंडिंग लिमिट सेट करनी है, नॉर्मल राउंडिंग, और लिमिट यहाँ पर सेट कर देंगे 1। और अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको पता है ना कि HRA 20% मिलेगा। कितना? 20%। किसके ऊपर? बेसिक पे के ऊपर। तो ये कैलकुलेशन हो गई ना, मतलब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा, इसकी कोई फिक्स वगैरह नहीं है कि ये इतना मिलेगा या फिर उतना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे क्लिक करेंगे, यानी हमें एक फार्मूला लगाना होगा, एंटर करेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर फार्मूले में हमें क्या बताना होगा, देखिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बेसिक पे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बेसिक पे। ये साइड में आ रहा था, और यहाँ पर बेसिक पे सेलेक्ट करने के बाद इसे हम कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम, तो इफेक्टिव फ्रॉम में जो डेट है वो रखेंगे 1 जून। ठीक है, 1 जून हमने यहाँ पर रख दी, और यहाँ से हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट अप टू, तो अमाउंट अप टू से हमें नहीं मतलब, हमें यहाँ पर सिर्फ बताने की 20% जो है वो लगेगा। तो एंटर करेंगे, यहाँ पर स्लैब टाइप में सेट करेंगे परसेंटेज, और वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे 20%। ठीक है, और एंटर करेंगे, और फाइनली जो है इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे HRA कैसे काम करेगा। HRA पहली चीज़ क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, अर्निंग का एक जरिया है, और ये फिक्स्ड है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेशन पीरियड मंथली मिलेगा, और किसके ऊपर कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक पे के ऊपर 20% के हिसाब से वो ऑटोमेटिक निकाल देगा। समझ गए होंगे आई थिंक। तो इस तरह से ये HRA काम करेगा। फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो HRA का भी बेसिक पे बन गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगला बनाना है कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हमें कई सारे पे हेड बनाने होंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप आराम से समझें इसको। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस अगला होगा, यहाँ पर ये भी आपका होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही होगा। ठीक है, और एंटर करेंगे, ये भी आपका फिक्स्ड है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही जाएगा। और यहाँ पर अफेक्टेड नेट सैलरी, इसको भी हम यस करना होगा। यहाँ पर इसे हम जो भी नाम रखना चाहें, तो कन्वेंस रखना चाहें या सिर्फ कन्वेंस अलाउंस, मतलब पूरा जैसे भी रखना चाहें। तो फिलहाल यहाँ पर इसे हम चाहे तो अलाउंस हटा दें या फिर पूरा रखें, कन्वेंस अलाउंस कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पे स्लिप पे क्या दिखाना है आपको, यानी जब प्रिंट आउट होगा उस पर क्या दिखाना उसके लिए होता है। ठीक है, फिर यूज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हमें नो रखना है। सेट अल्टरनेट इनकम टैक्स स्लैब, तो इसे हमें यस करना है। और यहाँ पर हमें सेट करना होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ये बताना होगा क्या है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। TR प्रेस करेंगे तो साइड में यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, और एंटर करेंगे। और यहाँ पर आपका कैलकुलेशन टाइप क्या होगा, कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पर हम सेट कर देंगे फ्लैट रेट। ठीक है, अब फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं इसको भी। फ्लैट रेट देखिए यहाँ पर सबके बारे में आपको समझा देते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ऑन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे ओवर टाइम वाला जो हमने बनाया था, जब ओवर टाइम का भी पे हेड बनाएंगे तो उसमें लगेगा आपका ऑन प्रोडक्शन। और ऑन अटेंडेंस, मतलब जो सैलरी अटेंडेंस के बेस पर दी जाती है उसमें ऑन अटेंडेंस सेट करते हैं। जैसा कि अभी हमने जो है बेसिक पे का जब पे हेड बनाया था तो उसमें ऑन अटेंडेंस सेट किया था। एज कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कोई परसेंटेज वगैरह निकालना है किसी के ऊपर तो एज कंप्यूटेड वैल्यू सेट करते हैं, समझ गए। और एज डिफाइन यूजर वैल्यू, मतलब हमें क्या करना है, डायरेक्टली डिफाइन कर देना है कि इस महीने उसको 200 मिलेगा, अगले महीने 500 मिलेगा, फिर 100 रुपये मिलेगा, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, घटता बढ़ता रहता है। तो वहाँ पर हम पे हेड जब बनाएंगे तो एज यूजर डिफाइन वैल्यू सेट करेंगे। और फ्लैट रेट का मतलब ये होता है, ठीक है, फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि फिक्स है, मतलब उसको 500 रुपये मिलेगा तो मिलेगा, मतलब फिक्स है, समझ गए ना, वही होता है। तो यहाँ पर हमें सेट करना है फ्लैट रेट, क्योंकि आपको पता होगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ऊपर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस का यहाँ पर देखिए फिक्स है, मतलब कन्वेंस अलाउंस का क्या है, फिक्स है 400 रुपये, लेकिन इसके लिए 400, इसके लिए 800। ठीक है, तो ये होता है फ्लैट रेट। ठीक है, तो ये तो मतलब जब हम इसका पे हेड बनाएंगे मनोज का, राहुल का और पूजा का, जब सैलरी डिटेल फिक्स करेंगे तब बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, वापस आते हैं टैली में, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा फ्लैट रेट, जो कि हमने सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर हम बता देंगे इसे मंथ। ठीक है, मंथ सेलेक्ट करना है, और राउंडिंग लिमिट जो होगी वो आपकी नॉर्मल होगी, और लिमिट 1, और फाइनली इसे भी जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कन्वेंस का भी बन गया। अगला बनाते हैं ओवर टाइम का। ठीक है, ओवर टाइम ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा, ये भी आपका जो है वो फिक्स्ड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, और यहाँ पर अफेक्टेड नेट सैलरी यस रहेगा। ओवर टाइम हो गया, ये आपका नो रहेगा। सेट अल्टर ये आपका यस होगा, और यहाँ पर हम सेट करेंगे अदर अर्निंग अलाउंस। ठीक है, अदर अर्निंग अलाउंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अदर अर्निंग अलाउंस फुली टैक्सेबली। ठीक है, फुली टैक्सेबल यहाँ पर सेट करना होगा, अदर अर्निंग अलाउंस फुली
टैक्सेबल, ये सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे ऑन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ऑन एक्चुअल वैल्यू हो गया और इस ऑप्शन को यहाँ पर हम नो रखेंगे। ठीक है, डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड्स, ये हम नो रखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या सेट करना है, यहाँ पर हमें जो है ईएसआई वाले ऑप्शन को एक ऑन करना होगा। ठीक है, एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ किया था, तो F12 की प्रेस करेंगे वापस से और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत है। तो हम वापस से हमें फिर नीचे आना होगा, तो ये हम आ गए। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक बार यस करना होगा और सारी डिटेल तो आपकी सेट ही है। एंटर करेंगे एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी, इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर देखिए हमें यस करना होगा, यस कर लिया। और कैलकुलेशन टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन टाइप क्या होगा आपको पता है, ऑन प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि ओवर टाइम में जितना मतलब वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्शन टाइप में हम सेट करेंगे ओवर टाइम, जो कि हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, ओवर टाइम नॉर्मल राउंडिंग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओवर टाइम का बन गया। इसी तरह से यहाँ पर हम अगला बनाएंगे और अगला हमारा है कैंटीन डिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कैंटीन और एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसमें भी आपका जो होगा ये होगा आपका डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये आपका क्या है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब डिडक्शन का मतलब यहाँ पर ये कटौती की जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी है क्या होगा, कटौती की जाएगी हर एम्प्लॉय से। ठीक है, जो भी रेट होगा, जैसे कैंटीन का जो होता है लंच वगैरह कंपनी में प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपकी सैलरी से जो है वो काट लेते हैं, समझ गए ना। तो वही है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर सेट होगा। और ये आपका यहाँ पर जाएगा करंट असेट्स में। ठीक है, किस में जाएगा, अंडर करंट असेट्स। क्यों, क्योंकि ये हमारी हो जाएगी संपत्ति। ठीक है, ये क्या होगी, संपत्ति, खर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दे थोड़ी ना रहे हैं कैंटीन डिडक्शन, ये तो हम काट रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट असेट्स के अंडर जाएगा, चालू संपत्ति के अंतर्गत। और यहाँ पर अफेक्टेड नेट सैलरी, ये वाला ऑप्शन आपका यस होगा। और इसका पे स्लिप पर नाम क्या रखेंगे, तो नाम हम वही रखेंगे, कैंटीन डिडक्शन। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पर आपका होगा फ्लैट रेट। ठीक है, फ्लैट रेट सेट हो जाएगा। और ये आपका सेट होगा यहाँ पर मंथ्स। ठीक है, कैलकुलेशन पीरियड मंथ और लिमिट यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 हो गया। सिंपल था और फाइनली से हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाते हैं यहाँ पर पे हेड बनाने की। अगला बनेगा बोनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोनस और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा बोनस। देखिए पे हेड टाइप में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा बोनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है बोनस। अंडर जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अफेक्टेड नेट सैलरी यस। ठीक है, यहाँ पर बोनस रहेगा और ग्रेचुइटी ये आपका नो रहेगा। ठीक है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो ये वाला ऑप्शन, सॉरी जीएसटी डिटेल बार बार आ जाता है, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल होगा यस। और यहाँ पर हम सेट करेंगे ऑन एक्चुअल वैल्यू, और ये वाला जो ऑप्शन आपका है ये नो ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी जो है इस वाले ऑप्शन को यस करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप, तो कैलकुलेशन टाइप में हमें यहाँ पर बताना है कि ये यूज़र डिफाइन वैल्यू है, मतलब जिसको जितना बोनस देना होगा वो यूज़र खुद डिसाइड करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रेट या प्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं है, तो एज यूज़र डिफाइन वैल्यू और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बोनस का भी बन गया। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमें यहाँ पर बनाना है रेम्बर्समेंट का, तो यहाँ पर हम रेम्बर्समेंट का बनाते हैं। ठीक है, रेम्बर्समेंट का मतलब होता है अदायगी। ठीक है, तो ये भी मतलब एक प्रकार का जो है वो क्या है, आपका एक्सपेंसेज ही है, खर्चा है। ठीक है, रेम्बर्समेंट हो गया। और यहाँ पर भी ये क्या होगा, आपका रेम्बर्समेंट फॉर एम्प्लॉयज़ होगा। ठीक है, इसके लिए भी पर्सनल दिया गया यहाँ पर पे हेड टाइप, तो रेम्बर्समेंट। और यहाँ पर ये भी आपका जो है ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, पहले आप पे हेड अच्छे से बनाना समझ लें। ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं, फिर जब हम फाइनली जब इसका हम एक मतलब बनाएंगे कि सैलरी हम जब एम्प्लॉय को पे करेंगे एग्जैक्टली, तब आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जितना आपको हम बताते चलते हैं ये सारी चीज़ें आप समझते चलें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल पे हेड क्रिएट कर रहे हैं, रेम्बर्समेंट का हो गया। यहाँ पर आपका नेम क्या पे मतलब प्रिंट होना चाहिए, तो यही होना चाहिए। ठीक है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पर तो इसे हम सॉरी जीएसटी डिटेल बार बार आ रहा है, इनकम टैक्स डिटेल यस करेंगे। और अदर अर्निंग अलाउंस यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, अदर अर्निंग अलाउंस फुली टैक्सेबल। ठीक है, वही चीज़ सेट होगी। और यहाँ पर आपका ऑन एक्चुअल वैल्यू रहेगा और इसे हम नो रखेंगे। और यहाँ पर एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी, ये ऑप्शन नो रहेगा। और यहाँ पर भी हम सेट करेंगे एज यूज़र डिफाइन वैल्यू। ठीक है, यूज़र जो भी डिफाइन करना चाहेगा वो फ्री है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है इसमें फार्मूला लगाना होगा हमें, प्रोफेशनल टैक्स। और ये भी आपका जो होगा ये क्या होगा, एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, क्योंकि ये कटौती की जाएगी ना, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, कटौती होगी। और कैसे कटौती होगी, तो यहाँ पर हमें बताना होगा क्या है ये, तो ये है आपका प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, मतलब स्टैट्यूटरी पे टाइप क्या होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम इसे स्किप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये अंडर किसके जाएगा, तो अंडर जाएगा ये आपका करंट लायबिलिटी के, समझ गए ना, किसके अंडर जाएगा,
करंट लायबिलिटी के, ऐसा इसलिए करंट लायबिलिटी में नहीं चालू दायित्व, ठीक है। तो अगर हम प्रोफेशनल टैक्स किसी वर्कर यानी जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी से अगर प्रोफेशनल टैक्स हम काटेंगे तो वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो जब तक हम गवर्नमेंट को नहीं पे करते तब तक वो हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी यानी चालू दायित्व होगा। समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए तो इसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर ये प्रोफेशनल टैक्स हो जाएगा। कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप आपका होगा मंथ, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप कैसा होगा, मंथ होगा। और यहाँ पर आपका होगा नॉर्मल राउंडिंग और ये आपका हो जाएगा 1। और यहाँ पर हम सेट करेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या सेट करना होगा, ऑन करंट अर्निंग टोटल, यानी जो भी मतलब अर्निंग होगी, ठीक है, टोटल अर्निंग, समझ रहे हो ना, बेसिक पे वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर टोटल अर्निंग जो होगी उसके ऊपर लगेगा। तो इफेक्टिव डेट यहाँ पर मतलब 1 जून ही होगी, 1 जून सेट करेंगे और एंटर करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमें देखिए बताना है अमाउंट अप टू, ठीक है, अमाउंट अप टू मतलब कहाँ से स्टार्ट करना। तो आपको याद होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन दिखा दे, ये देखिए ये वाला है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स हमें बताना है, यहाँ पर ये फार्मूला आपका है। तो 5,000 रुपये, ठीक है। अप टू का मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पर अगर हम 5,000 डाल देते हैं, ठीक है, 5,000, तो इसका मतलब 5,000 से नीचे, ठीक है, 5,000 से नीचे। और यहाँ पर हम वैल्यू सेट करेंगे, परसेंटेज नहीं, 5,000 से नीचे कितना, 0 लगेगा, ठीक है। एंटर करेंगे। उसके बाद 5,000 से अमाउंट ग्रेटर देन नहीं, 5,000 से ज़्यादा जब होगा, ठीक है, 5,000 से ज़्यादा और कहाँ तक, 8,000, ठीक है, 8,000 यहाँ पर सेट करेंगे वैल्यू। तो कितना कटना चाहिए, तब यहाँ पर कितना कटना चाहिए, 60 रुपये, समझ रहे हो ना। और फिर 8,000 से लेकर के 10,000, तो 10,000 यहाँ पर टाइप करेंगे। 8,000 से 10,000 के बीच में कितना करना चाहिए, वो आपका करना चाहिए 100 रुपये, ठीक है। और फिर 10,000 से लेकर के कहाँ तक, 10,000 से लेकर 15,000, ठीक है, 15,000 तक क्या होना चाहिए, 15,000 तक ये आपका होना चाहिए 150 रुपये, ठीक है, 150 हो गया। और फिर उसके बाद 15,000 से लेके मैं यहाँ पर अप टू में नहीं सेट करेंगे, अमाउंट अप टू हटा देंगे, सीधे आएंगे वैल्यू में और यहाँ पर सेट कर देंगे 200 रुपये। मतलब 15,000 से ऊपर फिर कितना भी हो 200 रुपये ही कटना चाहिए, समझ गए ना। तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर बताई गई है। ये सारी चीज़ें हमने देखिए यहाँ पर जो है मतलब सेट कर दी, ठीक है। और फाइनली जो ऐसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये वापस आ गए, कोई नहीं, यहाँ पर एंटर 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 और ये आपका फाइनली एक्सेप्ट हो गया। तो प्रोफेशनल टैक्स का भी बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या क्या बना चुके हैं अभी तक, बेसिक पे, HRA, कन्वेंस, ओवर टाइम, कैंटीन डिडक्शन, बोनस, रेम्बर्समेंट और प्रोफेशनल टैक्स, इतने जो है हम यहाँ पर पे हेड क्रिएट कर चुके हैं। अभी आगे हमें और क्रिएट करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला बनाते हैं। यहाँ पर अगला है हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। अगला हमें बनाना होगा इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको, देखिए जो भी हम पे हेड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो हर बार हर एम्प्लॉय के लिए नहीं बनाए जाते, सब आपको सिर्फ एक बार बनाना है। फिर उसके बाद आपके चाहे 200 एम्प्लॉय हो चाहे 500 एम्प्लॉय हो, इसी पे हेड से आपका काम चलता रहेगा, समझ रहे हो ना बात को, हाँ ठीक है। चलिए तो इनकम टैक्स और पे हेड टाइप यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो पे हेड टाइप आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ठीक है, यहाँ पर भी ये कटौती ही है। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ सेट करनी होगी, एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमें बताना होगा कि ये कैसे काटा जा रहा है। तो इसमें हम बताएंगे इनकम टैक्स, ठीक है। पहले हमने प्रोफेशनल टैक्स बताया था क्योंकि वो प्रोफेशनल टैक्स का था। अंडर ये किसका जाएगा, तो अंडर ये भी करंट लायबिलिटी के ही जाएगा, क्योंकि ये भी जो है हम वर्कर के सैलरी से काट करके और गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो तब तक जब तक नहीं पे करते तब तक वो करंट लायबिलिटीज़ में रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अफेक्टेड नेट सैलरी यस होगा और इनकम टैक्स रहेगा। और यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन टाइप में एज पर इनकम टैक्स स्लैब वो ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। फिर यहाँ पर हमें मंथ सेट कर देना है और फाइनली जो ऐसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंडिंग लिमिट जो है वो अपवर्ड राउंडिंग और लिमिट 1 सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और फाइनली से जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला हमें बनाना होगा यहाँ पर ग्रेचुइटी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या सेट कर देंगे, ग्रेचुइटी, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और पे हेड में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेचुइटी, ठीक है। ग्रेचुइटी हो गया और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें फिल करनी है, मतलब कौन एलिजिबल होगा ग्रेचुइटी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बताना है ग्रेचुइटी डे ऑफ या मंथ, ठीक है। मतलब ग्रेचुइटी के जो डे होंगे वो मतलब कितने दिन का एक मंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे 26, ठीक है, 26 डे का होगा। और यहाँ पर सेट करेंगे मतलब 1 से लेकर के 60 तक, ठीक है। मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि जो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होता है वो 5 साल पुराना एम्प्लॉय ही एलिजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ में हमने डाला 1 से लेकर के 60 मंथ तक वो जो है एलिजिबल नहीं होगा। और फिर उसके बाद 61 से लेकर के और आगे जितने भी मंथ हो गए उसके लिए वो जो है एलिजिबल होगा। और यहाँ पर हम सेट करेंगे 15, ठीक है। ग्रेचुइटी कैलकुलेशन पर ईयर 15 सेट करेंगे और फाइनली जो है इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर। और यहाँ पर ये अंडर जाएगा आपका प्रोविज़न के, ठीक है। अंडर किसके जाएगा, प्रोविज़न के जाएगा। और सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल जो है यहाँ पर हम इसे यस करेंगे और बाकी ये जो डिटेल है ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पर हमने ग्रेचुइटी सेट कर रखा था। और यहाँ पर लिमिट जो होगी वो नॉर्मल राउंडिंग होगी, फंड, ठीक है। और फाइनली इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी पे हेड आपका रेडी हो गया।
और इसी तरह से हम आगे के सारे पे हेड बनाएंगे। एडवांस सैलरी डिडक्शन, ठीक है, एडवांस सैलरी डिडक्शन, ठीक है। अंडर ये किसके जाएगा देखिए, मतलब यानी पे हेड आपका क्या होगा, तो पे हेड यहाँ पर होगा लोन्स एंड एडवांस, ठीक है, लोन्स एंड एडवांस, यानी लोन एंड एडवांस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए लोन्स एंड एडवांस, और ये आपका जो है अंडर जाएगा लोन्स एंड एडवांस के ही, क्योंकि ये एडवांस सैलरी है। और अफेक्टेड नेट सैलरी यस, और एडवांस सैलरी डिडक्शन ही रहेगा। और यहाँ पर एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, और इसे फाइनली यस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, अब अगला स्टार्ट होगा आपका एम्प्लॉयज़ EPF डिडक्शन एट द रेट 12%। वो यहाँ पर आपके PF वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ EPF डिडक्शन एट द रेट 12% और एंटर करेंगे। यहाँ पर पे हेड में हमें बताना होगा कि ये एम्प्लॉयज़ स्टेचुटरी डिडक्शन होगा, मतलब कटौती की जाएगी एक, मतलब ये एक टैक्स एक प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ स्टेचुटरी डिडक्शन सेट करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ये अलग है और ये आपका एम्प्लॉयर अलग है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ हमने बताया, एम्प्लॉयज़ का मतलब जो वर्कर होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं आपके यहाँ, और एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो आपको सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमें एम्प्लॉयज़ स्टेचुटरी डिडक्शन ये वाला सेट करना है, और यहाँ पर जो है हमें बताना होगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर हम बता देंगे इसे कि PF अकाउंट नंबर 1, ठीक है, ये सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें PF अकाउंट AC अकाउंट नंबर 1, ठीक है, PF अकाउंट का होगा, एंटर करेंगे। और अंडर ये जाएगा आपका करंट लायबिलिटी के, ठीक है। अंडर किसके जाएगा, करंट लायबिलिटी के जाएगा, क्योंकि अभी के लिए तो हम कटौती कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में देना होगा, इसलिए वो क्या है, दायित्व तो रहेगा, तो वो लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। और अफेक्टेड नेट सैलरी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका यस होगा। और इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, मतलब EPF डिडक्शन 12% दिखाए या एम्प्लॉयज़ EPF डिडक्शन दिखाए, जो भी दिखाना चाहें वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर उसको वैसा ही रहने देते हैं और एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है। और राउंडिंग लिमिट यहाँ पर 1 होगी। फिर यहाँ पर कंप्यूटेड, मतलब किस तरह से कंप्यूट होगा, तो यहाँ पर हम फार्मूला सेट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, क्योंकि हमें 12% सेट करना होगा। किसके ऊपर, बेसिक पे के ऊपर, ठीक है। आपको पता है वहाँ पर बताया गया था बेसिक पे के ऊपर कितना कटेगा, मतलब अफेक्ट कब से होगा, तो 1 जून से होगा। एंटर करेंगे यहाँ पर परसेंटेज और कितना, 12%, सिंपल एंटर करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई थिंक समझ गए होंगे, इस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयज़ EPF डिडक्शन 12% का बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगला होगा, देखिए अगला क्या होगा, अगला बनेगा आपका एम्प्लॉयज़ ESI डिडक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से बनेगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा आपका 1.75% और एंटर करेंगे। यहाँ पर भी आपका फिर से वही चीज़ सेट होगी, एम्प्लॉयज़ स्टेचुटरी डिडक्शन, ठीक है। और एंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम बता देंगे ये क्या है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस है, ठीक है, ESI यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। और एंटर करेंगे। अंडर ये आपका ये भी जाएगा करंट लायबिलिटी के, अफेक्टेड नेट सैलरी यस रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका नॉर्मल राउंडिंग एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगी। फिर यहाँ पर आपका यूज़ स्पेसिफाइड फार्मूला होगा, ठीक है, यानी ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। और किसके ऊपर रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर सेलेक्ट करना है बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे के ऊपर बनेगा। और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अफेक्टेड यहाँ पर कहाँ से होगा, ये आपका होगा 1 जून से। और परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, कितना परसेंट होगा, ठीक है, तो 1.75 हो गया। और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये भी बन गया। तीसरा बनेगा आपका NPS का, ये आपका होगा 10%, ठीक है, एम्प्लॉयज़ NPS डिडक्शन एट द रेट 10%। और एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका फिर से वही चीज़ सेट होगी, एम्प्लॉयज़ स्टेचुटरी डिडक्शन, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही डिटेक्शन है टैक्स से रिलेटेड। और यहाँ पर आपका देखिए क्या सेट होगा, यहाँ पर आपको नेशनल पेंशन स्कीम सेट करना होगा, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम TR1, ठीक है, क्या होगा, TR1 होगा। और एंटर करेंगे और ये भी आपका करंट लायबिलिटीज़ में जाएगा। तो सारी चीज़ें ध्यान रखें, ठीक है, कहाँ पर क्या हो रहा है, और यस करेंगे। और नेम ऑफ, तो ये भी आपको पता है, यहाँ पर इसे हम जो है यस रखेंगे। और ये आपका होगा एज कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका नॉर्मल राउंडिंग 1। और यहाँ पर फिर से वही चीज़ सेम, यूज़ स्पेसिफाइड फार्मूला। और अफेक्ट यहाँ पर आपका ये बेसिक पे हो जाएगा, ठीक है, बेसिक पे, एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, और 1 जून से, ठीक है। और एंटर, और यहाँ पर आपका ये परसेंटेज सेट होगा, कितना परसेंट, 10%, बस हो गया, सिंपल था और एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला EPS कंट्रीब्यूशन, अब की बार हम यहाँ पर बना रहे कंट्रीब्यूशन वाले, और एम्प्लॉयज़ नहीं है, अब की बार एम्प्लॉयर है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, आपके एम्प्लॉयर्स हैं। और ये आपका हो जाएगा EPS कंट्रीब्यूशन, कितना है आपका, ये 8.33% है। यहाँ पर देखिए हमें सेट करना है एम्प्लॉयर्स स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन सेट करना होगा, ठीक है, एम्प्लॉयर स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन हो गया। और एंटर करेंगे और ये आपका जाएगा EPS अकाउंट नंबर 10, ठीक है, अकाउंट नंबर ये होगा EPS अकाउंट 10 हो गया।
और अंडर ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये तो खर्चा है ना, अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे यानी एम्प्लॉयर कंपनी का ऑनर अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसके लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी खर्चा ही होगा, ठीक है। अब आप इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यही बुक से आ रही हैं जो हमने आपको मतलब नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पे हेड है यही हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये बन चुके हैं और अभी हम ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन और बाकी इसके नीचे के जो भी बाकी हैं ये इतने अभी बाकी हैं, इतने हम बना चुके हैं, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसको जो एंटर करेंगे और ये आपका होगा यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1, और यहाँ पर भी आपका फिर से होगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पर भी आपका सेट होगा बेसिक पे, ठीक है। क्या होगा? बेसिक पे, सारी चीज़ें बेसिक पे पर हो रही है, और एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर 1 जून से ये अप्लाई किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक पे और यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून। अब इसमें आगे क्या करना है देखिए, तो एम्प्लॉयज़ ये क्या है आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33। तो क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन 8.33 है और इसमें बताया गया है कि 8.33 बेसिक पे के ऊपर लिया जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। फिर यहाँ पर और एक चीज़ बताई गई कि 541 रुपये विच एवर इज़ लेस, ठीक है। अब इसमें देखिए मतलब ये एक वैल्यू सेट कर सकते हैं, मतलब ये कंपनी खुद वैल्यू सेट कर देती है कि किसी का अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, मतलब उसकी इनकम यानी सैलरी जो है बेसिक पे वो 10,000 है, तो क्या कंपनी 10,000 पर भी 8.33% देगी? तो वो कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड किया है कि जिसकी मतलब सैलरी जो होगी यानी जो बेसिक पे होगा, अगर वो 6500 रुपये से नीचे है, समझ रहे हो ना, 6500 रुपये से अगर नीचे है तो उसको परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। तो उसका जितना भी नीचे होगा वो 8.33 परसेंटेज के हिसाब से उसको हम दे देंगे। लेकिन अगर किसी का 6,500 रुपये से ज़्यादा सैलरी है, फिर वो कितना भी ज़्यादा हो, 10,000 हो, 20,000 हो, तो उसको एक फ़िक्स रेट मिलेगा 541 रुपये, समझ रहे हो ना, उसको एक फ़िक्स रेट मिलेगा 541 रुपये कंट्रीब्यूट किया जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, फिलहाल इसे हम जो है एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। तो ये कितना किया है इन्होंने? 3.76 किया है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए आगे बताई गई हैं कि ईपीएफ डिडक्शन 12%, ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33%, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन दिया गया है। तो इसको समझते हैं, देखिए क्या है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का मतलब कि जो एम्प्लॉय वर्कर थे उनकी सैलरी से 12% डिडक्शन यानी कटौती कर ली गई थी, ठीक है। तो जितनी कटौती उनकी सैलरी से की गई थी तो कंपनी क्या करती, कंपनी भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है। अगर सैलरी से 12% की मतलब कटौती की गई है तो कंपनी भी 12% यानी 12% आपका जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन यहाँ पर ईपीएस मतलब ईपीएस जो था आपका एम्प्लॉयज़ पेंशन सिस्टम, इसमें 8.33% वो पहले ही कंट्रीब्यूट कर चुकी है कंपनी, ये एम्प्लॉयर यानी कंपनी, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर चुकी है। तो अगर ईपीएफ भी वो 12% कंट्रीब्यूट करेगी तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब 12 से 8.33 माइनस कर दिया, क्योंकि उसको भी 12 करना है, ठीक है। तो 8.33 माइनस करेंगे तो बचेगा 3.76, तो उतना वो ईपीएफ में मतलब प्रोविडेंट फंड में आपका ट्रांसफर करेगी, कंट्रीब्यूशन करेगी। तो वही चीज़ माइनस की गई है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें मतलब जो है वो करना है। तो चलते हैं यहाँ पर और इसका भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा ईपीएफ का, ठीक है, एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमें बताना है पे हेड किस टाइप का है, तो वही चीज़ है एम्प्लॉयर्स स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर भी जो है कंट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं। और ये यहाँ पर आपका होगा पीएफ अकाउंट नंबर 1, ठीक है, पीएफ अकाउंट नंबर 1, क्योंकि ये पीएफ ही है, ठीक है। बस ये क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अफेक्टेड नेट सैलरी, ठीक है, अफेक्टेड नेट सैलरी यहाँ पर ये नो होगा, क्योंकि नेट सैलरी जो होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पीएफ है, ठीक है, अलग जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका नॉर्मल राउंडिंग 1 ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पर हम फंक्शन में देखिए सेट करेंगे ऐड पे हेड में। यहाँ पर फंक्शन में अब की बार हम बेसिक सैलरी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ ईपीएफ डिडक्शन 12% की जो कटौती की गई थी, ये एम्प्लॉयज़ ईपीएफ डिडक्शन 12%, इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट पे हेड, मतलब माइनस कर देना है, ठीक है। एक पे हेड को दूसरे पे हेड से माइनस करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट पे हेड। किसको माइनस करना है, 8.33 वाले को, जो वहाँ पर बताया गया था, ठीक है। ये हो गया सिंपल, और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ ईपीएफ डिडक्शन 12% माइनस एम्प्लॉयज़ ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33%, ठीक है, हो गया। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सेट करना होगा, इसके बाद जो बचता है, समझ रहे हो ना,
तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे परसेंटेज 100%। अब ये 100 क्यों सेट किया, तो 100 इसलिए सेट किया, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने लगाया है उसमें क्या होगा, EPF डिडक्शन 12% और माइनस हो जाएगा 8.3 मतलब 8.33%। ठीक है, 12% माइनस जो होगा वो आपका होगा 8.33%। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और ये जब माइनस होगा तो जितना भी बचेगा, ठीक है, जो भी बचेगा माइनस होने के बाद वो 100%, मतलब वो तो 100% होगा ना, तो वो पूरा 100% निकाल लेना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 100% उतना निकाल लेगा और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको हम। तो ये भी आपका बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका बनेगा एम्प्लॉयर ESI कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये भी आपका एम्प्लॉयर स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन ही होगा। ठीक है, और एंटर, और यहाँ पर आपका ये रहेगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ही है ESI का मतलब। ठीक है, अंडर ये किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसके लिए तो एक्सपेंसेस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अफेक्टेड नेट सैलरी नो रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और राउंडिंग लिमिट 1 होगी। अच्छा, ये नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट, और उसके बाद यहाँ पर आपका फिर से वही ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पर आपका रहेगा बेसिक पे। ठीक है, यहाँ पर आपका बेसिक पे होगा क्योंकि बेसिक पे के ऊपर किया जाएगा परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले तो एंड ऑफ लिस्ट करना है और फिर उसके बाद परसेंटेज कितना परसेंट रहेगा आपका, ये 4.75, और एंटर और एंटर, और ये एक्सेप्ट हो गया। आपका एक बचा है NPS। ठीक है, तो यहाँ पर NPS एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपका होगा एम्प्लॉयर्स स्टेचुटरी कंट्रीब्यूशन, और एंटर करेंगे, और यहाँ पर आपका जो होगा ये नेशनल पेंशन स्कीम होगा। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम TR1। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। अफेक्टेड नेट सैलरी नो, और यस, और एंटर, और यहाँ पर ये आपका होगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, और ये नॉर्मल राउंडिंग, ये आपका नॉर्मल राउंडिंग 1, और ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और यहाँ पर आपका बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे एंड ऑफ लिस्ट परसेंटेज कितना है, 10% है आपका, 10%, और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए इतने मतलब सारे जो पे हेड थे बना लिए इसके ऊपर के। अब हमें यहाँ पर एम्प्लॉयर अदर चार्ज पे हेड बनाने हैं। ठीक है, ये भी पे हेड ही हैं, लेकिन ये 3 हमें और बनाने होंगे जो अदर चार्ज होते हैं, तो इसको बनाते हैं यहाँ पर। तो इसमें पहला क्या है, पहला इसमें है आपका EDLI एडमिन चार्ज। ठीक है, इसमें पहला आपका है, देखिए इसमें पहला आपका क्या है, देखिए PF एडमिन चार्ज। ठीक है, आपका पहला है PF एडमिन, ये कितना है आपका, ये है आपका 1.10%। ठीक है, 1.10%। ये आपका देखिए यहाँ पर पे हेड क्या सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपका पे हेड जो होगा वो एम्प्लॉयर्स अदर चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, ये देखिए ऊपर है एम्प्लॉयर्स होगा, एम्प्लॉयज़ नहीं, एम्प्लॉयर्स अदर चार्ज, और एंटर करेंगे, और यहाँ पर आपका ये सेलेक्ट होगा एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 2। ठीक है, एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 2, और अंडर ये आपका जाएगा देखिए करंट लायबिलिटीज़ के। ठीक है, अंडर जाएगा करंट, अंडर करंट लायबिलिटीज़ हो गया। अफेक्टेड नेट सैलरी यहाँ पर नो रहेगा, और 1 जून। ठीक है, यहाँ पर ये इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून, और यहाँ पर हमें फार्मूला बताना होगा अमाउंट अप टू, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 6500 रुपये। ठीक है, और इस पर कितना परसेंट लगेगा, तो इस पर आपका लगेगा 1.10%। ठीक है, 6500 के ऊपर मतलब 6500 के नीचे जितने होंगे, ध्यान रखना 6500 रुपये के नीचे जिनकी सैलरी होगी उसके ऊपर सिर्फ 1.10% लगेगा बस। और इसके मतलब 6500 से ऊपर यानी 7000 8000 जिसकी सैलरी होगी उस पर कोई भी ये चार्ज PF एडमिन चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी आपका हो गया। अगला यहाँ पर है EDLI। ठीक है, अब अगला क्या है EDLI, और ये आपका है 0.1%। ठीक है, 0.01% है। ठीक है, @0.01%। ठीक, या आप देख सकते हैं वहाँ पर 0.01, इस चीज़ का ध्यान रखना, और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये आपका क्या होगा, तो ये भी आपका होगा एम्प्लॉयर्स अदर चार्ज। ठीक है, एम्प्लॉयर्स अदर चार्ज, और ये जाएगा आपका EDLI एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 22। ठीक है, 22, और यहाँ पर हम नो टाइप कर देंगे। ठीक है, नो, और एंटर करेंगे। अंडर ये आपका जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के। ठीक है, और अफेक्टेड नेट सैलरी यहाँ पर नो रहेगा 1 जून, और यहाँ पर आपका सेट होगा स्लैब परसेंटेज, और कितना 0.01%। ठीक है, यानी सभी के ऊपर 0.01%। और ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो ऑन PF ग्रॉस सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट किया था ना EDLI एडमिन चार्ज, तो इस वजह से वो समझ गया कि ये प्रोविडेंट फंड के ऊपर लगता है, वही है। ठीक है, फाइनली से जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये भी आपका हो गया। अगला यहाँ पर पे हेड बचा है जो कि लास्ट है। ठीक है, तो अगला पे हेड यहाँ पर है EDLI कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
तो ये हो गया आपका EDLI कंट्रीब्यूशन 0.5%, ठीक है, और एंटर करेंगे और यहाँ पर ये आपका सेट होगा एम्प्लॉयज़ अदर चार्ज ही है, ठीक है, तो वही चीज़ सेट होगी एम्प्लॉयज़ अदर चार्ज, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉयज़ नहीं एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयर्स अदर चार्ज, और एंटर करेंगे और यहाँ पर पे टाइप आपका होगा EDLI कंट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर 21, ठीक है, और एंटर करेंगे और यहाँ पर ये अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के, और ये आपका 1 जून और परसेंटेज कितना 0.5%, ठीक है, और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी आपका PF ग्रॉस के ऊपर लगेगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए इतने पे हेड बना लिए हैं, देखते हैं और कोई पे हेड बाकी है क्या। तो यहाँ पर और कोई पे हेड बाकी नहीं है, हमने सारे के सारे पे हेड जो हैं वो बना लिए हैं, ठीक है, टाइम तो लगा लेकिन हमने सारे पे हेड जो है बना लिए हैं। अब हमें पे हेड और नहीं बनाने, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर इतने सारे पे हेड बनाने पड़े, ठीक है, नहीं, यहाँ पर हमने सारे के सारे पे हेड बना लिए हैं ताकि आपको जो है मतलब सारा कुछ समझ आ जाए, फिर इसमें से आप जितने पे हेड यूज करना चाहें, जितने आपकी ज़रूरत है उतने आप बनाएं, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर टाइम लगा क्योंकि हमने सारे के सारे पे हेड जो है आपको बता दिए हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है, इस वजह से जो है आपको इसको मतलब थोड़ा पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप ऊपर का सारा जितना हमने अभी तक पढ़ाया है वो क्लियर कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अब हमें जो है कुछ और पे हेड क्रिएट करने होंगे, ठीक है, लेकिन ये पे हेड बिल्कुल ही सिंपल होंगे। अभी तक जो हम पे हेड बना रहे थे वो उसमें कई सारे ऑप्शन ऑन ऑफ करने पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें पे हेड ही क्रिएट करने हैं, लेकिन ये सिंपल है, ठीक है। तो कुछ पे हेड और लेजर बनाने हैं, जैसे यहाँ पर एक सैलरी पेबल का पे हेड बनाना है, ठीक है, अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के, और इसी तरह से यहाँ अगर हम नीचे बढ़ें तो एक तो बनाना पड़ेगा सैलरी पेबल का, दूसरा बनाना होगा हमें PF पेबल का, और एक ESI पेबल का, और एक बनाना पड़ेगा NPS पेबल का, ठीक है। तो ये हमें बनाने होंगे पेरोल लेज़र, ठीक है, और एक नॉर्मल लेज़र बनाना होगा PF एडमिन एक्सपेंसेस का, जो कि लेज़र में जा करके बनाना होगा, ठीक है, टैली अकाउंटिंग इन्फो लेज़र में जाके, समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ पर हमें ये इतने लेज़र जो है वो बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं एक एक करके, सिंपल है। तो सैलरी पेबल इसको बनाने के लिए आपको कहाँ जाना, देखिए पे हेड में, पे रोल में जाकर के पे हेड में जाकर के क्रिएट करना है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं पेरोल इन्फो में और पे हेड, और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम पहले हमारा बनेगा सैलरी पेबल का, तो यहाँ पर सैलरी पेबल, ठीक है, और यहाँ पर इसे हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है, पे हेड टाइप में इसे हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और अंडर ये जाएगा करंट लायबिलिटी के, और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा बनेगा PF पेबल का, ठीक है, PF पेबल, और इसमें भी ये आपका नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा, और अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के। तीसरा हमारा बनेगा ESI पेबल, ठीक है, ESI, और ये भी आपका नॉट अप्लीकेबल, अंडर जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के, ठीक है, सभी करंट लायबिलिटीज़ के ही अंडर जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक बनेगा NPS, यहाँ पर भी नॉट अप्लीकेबल और अंडर करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो इतने ही हमें बनाने हैं, और एक बनाना है PF एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, जो PF एडमिन एक्सपेंसेस होगा, देखिए ये बना चुके, PF पेबल में बना चुके, ESI बना चुके, NPS बना चुके, और अब हमें बनाना है PF एडमिन एक्सपेंसेस। तो ये आपका नॉर्मल लेज़र बनेगा। तो वापस आते हैं और हमें चलना है अकाउंटिंग इन्फो में, और यहाँ से लेज़र में जाके क्रिएट करना होगा, ठीक है, PF एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, और ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और यहाँ पर टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, यूज फॉर पेरोल इसे हम नो करेंगे, और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पे हेड जो थे वो क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, एम्प्लॉय मास्टर्स बनाने होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, नीचे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करने होते हैं। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, मनोज चौधरी, यहाँ पर हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं, तो 3 एम्प्लॉय मास्टर हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मनोज चौधरी, ठीक है, और मनोज चौधरी की जो डिटेल है वो इस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर दिया गया है पूरा कंप्लीट। तो ये तो आपको जब ओरिजिनल काम करेंगे तो किसकी क्या डिटेल है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक तो मनोज चौधरी का यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना है, आप देख सकते हैं। और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा हमें बनाना है राहुल राय का, और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें तीसरा बनाना होगा पूजा संगवान का, ठीक है। तो जिस तरह से हम एक लोगों का बनाएंगे मास्टर, सेम उसी प्रोसेस के साथ दोनों लोगों का और बनेगा, मतलब टोटल 3 बनाने हैं। तो एक को हम बनाना आपको बताते हैं, बाकी 2 जब बनाएंगे तो हम वीडियो पॉज कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम बनेंगे। तो एक समझ लें, बाकी आप जितने भी बनाना चाहें उतने उसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो हमें यहाँ पर देखिए कहाँ जाना है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इन्फो और एम्प्लॉयज़ में जाकर के हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं पेरोल इन्फो,
और एम्प्लॉयज़, ठीक है, और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय। तो अंडर ये जाएगा, मतलब कैटेगरी यहाँ पर जो होगी वो आपकी होगी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ सेट है, बस वही रखना है। नेम यहाँ पर डालेंगे मनोज चौधरी, सबसे पहले यहाँ पर हम मनोज चौधरी का बना रहे हैं, ठीक है, मनोज, ठीक है। तो ये मनोज चौधरी हो गए, एंटर करेंगे। और यहाँ पर डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट, मतलब डिस्प्ले में क्या दिखाना चाहिए, तो मनोज चौधरी ही रखेंगे। और अंडर ये जाएगा प्राइमरी के, ठीक है, अंडर प्राइमरी के जाएगा। और ज्वाइनिंग डेट इनकी क्या होगी वो यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। तो इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपकी है 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 1/7 डालेंगे, 1 जुलाई हो गई ज्वाइनिंग डेट। डिफाइन सैलरी डिटेल, ठीक है, तो डिफाइन सैलरी डिटेल जो है यहाँ पर इसे हम नो रखेंगे, और इनकी जो सैलरी है वो हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी नहीं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ मास्टर्स बना रहे हैं। और यहाँ पर हमें जनरल इन्फॉर्मेशन डाल देनी है एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है, उसका डिजिग्नेशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, मतलब काम क्या करेगा, ठीक है, लोकेशन क्या होगी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, जो भी डिटेल है यहाँ पर हमें डालनी होगी। और यहाँ पर हमें स्टैट्यूटरी डिटेल्स उसकी जो है वो डालनी पड़ेंगी, ठीक है, कि उसका पीएफ और ईपीएस में उसका मतलब है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में यहाँ पर मिल जाएंगी, जो फिल करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं, और यहाँ से आप देख देख करके वो सारी चीज़ें फिल करेंगे वहाँ पर, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, तो एम्प्लॉय नंबर आप किसका, इसका कितना है, GS001, ठीक है, GS001। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर बढ़ते थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर GS001 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, फिर उसके बाद एंटर करेंगे, और इसका डेजिग्नेशन क्या होगा। और बाकी यहाँ पर डिटेल आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर आपको डाल देना है सबका, ठीक है। और बाकी यहाँ पर कोई इस साइड में आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे यहाँ पर चलते हैं और इसकी डिटेल यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल डालते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर इसको हम ब्लैंक तो एंटर करते हैं, और इस साइड में हम आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल, तो यहाँ पर हम बैंक डिटेल चाहे तो नो करें, या फिर अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम नो रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल जो होंगी ये सारी हमें फिल करनी होंगी, ठीक है। और वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, देखिए अलग अलग पार्ट में। ये बैंक डिटेल, अगर आप बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन है वो ऑन करेंगे तो आपको ये डिटेल भरनी होंगी। फिलहाल वहाँ हमने ऑन ही नहीं किया, तो अब सीधे एंटर स्टैट्यूटरी डिटेल जो है ये हमें भरनी होंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी डिटेल यहाँ पर आपके सामने दी गई हैं वो एज इट इज़ हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेगुलर टैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे इसको रेगुलर टैक्स। और यहाँ पर इनकम टैक्स पैन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स पैन नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AXDPG25, ठीक है, यही हमें यहाँ पर डालना है। तो डाल देते हैं AX और एंटर करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर, ठीक है। तो आधार नंबर यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है शायद, हाँ, तो यहाँ पर ये आधार नंबर नहीं दिया गया है, तो आधार नंबर जो है वो हम छोड़ देंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर जितनी फील्ड दी गई हैं वो आपको वहाँ पर भर देनी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर फील्ड जो है, ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड है वो ज़्यादा हो सकती है। जैसे आधार नंबर वाली फील्ड ज़्यादा है, लेकिन आधार नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, समझ रहे हो ना, यहाँ पर आधार नंबर नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, समझ गए ना। उसको क्या करना है, एज इट इज़ छोड़ देना है, मतलब जो डिटेल वहाँ क्वेश्चन में आपको बताएगी वो आपको उसके सामने फिल कर देनी है। और बाकी की जो चीज़ें बच रही है एक्स्ट्रा, उसे हमें छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और आधार नंबर भी नहीं दिया गया, साथ में हमें यहाँ पर यूएन नंबर भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम छोड़ देंगे, सीधे आते हैं यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीएफ अकाउंट नंबर डालते हैं और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ईपीएस अकाउंट नंबर वही सेम होता है, तो वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक ही बात है। और एंटर करेंगे, ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पीआर अकाउंट नंबर डालना होगा 014785, और यहाँ पर हमें ESI नंबर डालना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में DL। एंटर करेंगे यहाँ पर ESI डिस्पेंसरी नेम, यहाँ पर तो डिस्पेंसरी नेम में यहाँ पर दिया गया है पीतमपुरा, ठीक है। और फाइनली एंटर करके इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मनोज चौधरी जो एम्प्लॉय हैं उनको हमने क्रिएट कर दिया है। और इसी सेम प्रोसेस के साथ में हमें यहाँ पर जो है राहुल राय का भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा राहुल राय, ठीक है। तो सेम डिटेल है, हमें क्या करना है, ये सारी की सारी डिटेल वहाँ पर फिल करके बना लेनी है। और जो डिटेल यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में वो हमें वहाँ भरनी है। और कुछ ऐसे भी डिटेल होंगी जो यहाँ पर जैसे आधार नंबर और यूएन नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो उसे हमें छोड़ देना होता है, सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको जो है बनाते हैं पूरा कंप्लीट राहुल राय।
तो यहाँ पर हमने जो डिटेल थी जो इम्पोर्टेंट थी स्टैट्यूटरी डिटेल वो हमने फिल कर दी है और फाइनली इसे भी हम एक्सेप्ट। और इसी तरह से यहाँ पर हमारा बनेगा पूजा का, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूजा का बनाते हैं, पूजा संगवान, और एंटर अंडर प्राइमरी ज्वाइनिंग डेट 1 जुलाई होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर GS00, और ये भी पूजा का भी यहाँ पर हमने रेडी कर लिया और इसे भी फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट कर दिए हैं 3 के तीनों, ठीक है। और नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब हमें यहाँ पर सैलरी जो है वो डिफाइन करनी है, समझ रहे हो ना। मतलब एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट कर लिए, अब हमें क्या करना है, क्रिएट एम्प्लॉय सैलरी डिटेल एज पर गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पेरोल इन्फो में जाना है और सैलरी डिटेल्स में जाना है और वहाँ पर हमें डिफाइन में जाना है और डिफाइन कर देना है कि किसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एम्प्लॉय मास्टर डिटेल में जाकर के मनोज चौधरी को जो है, मतलब मनोज चौधरी की डिटेल यहाँ पर हमें ये भर देनी है। बेसिक पे उसका कितना है, 8,000 रुपये है। HRA हमें केवल HRA सेलेक्ट करना है, 20% नहीं डालना होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने HRA का पे हेड बनाया था तो हमने उसमें बता दिया था कि 20% किस पे लगेगा, बेसिक पे के ऊपर लगेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो है हमारा HRA हमें नहीं बताना है। फिर इसी तरह से कन्वेंस अलाउंस 400 रुपये, ओवर टाइम इसको 100 रुपये हर घंटे का मिलेगा, कैंटीन का 500 रुपये मिलेगा, और बोनस रैम्बरमेंट प्रोफेशनल टैक्स, मतलब जितने हमने बनाए थे पे हेड वो सारे के सारे यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन सभी को बस सेलेक्ट कर देना है एक एक करके कि इस मनोज चौधरी यानी ये जो एम्प्लॉई है इसको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, समझ गए ना। बस इतना ही करना है। इसी तरह से यहाँ पर एक हो गया एम्प्लॉई, फिर दूसरा राहुल राय को डिफाइन करना है उसकी सैलरी डिटेल, और तीसरा यहाँ पर है पूजा संगवान को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें करनी है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं और इसको जो है करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पे क्या है, मनोज चौधरी, कहाँ जाना है, पेरोल में जाकर के सैलरी डिटेल्स में चलना है। तो वह अब यहाँ से वापस आते हैं और चलते हैं यहाँ पर पेरोल इन्फो में, और सैलरी डिटेल्स नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये देखिए। और यहाँ पर हमें डिफाइन करना है, और किसको डिफाइन करना है, यहाँ पर तीनों चीज़ें दी हैं। तो हमें पहले मनोज को डिफाइन करना है, तो मनोज चौधरी। तो यहाँ पर सबसे पहले इफेक्टिव फ्रॉम में हम डेट सेलेक्ट करेंगे, यानी कब से अप्लाई हो रहा है, तो 1/7 से, और पे हेड में यहाँ पर एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे में यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है रेट, ठीक है। तो बेसिक पे का रेट कितना है, 8,000 रुपये है। तो यहाँ पर 8,000 रुपये हो गया पर, मतलब वहाँ पर कितना 8,000 रुपये पर मंथ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और बाकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, ऑटोमेटिक, ठीक है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है और ये ऑन अटेंडेंस के बेस पर मिलेगा इसको, ठीक है। फिर हो गया आगे, उसके बाद HRA, ठीक है। तो HRA हो गया, और HRA ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, इसमें रेट वाले कॉलम में आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, क्योंकि हमने जब HRA वाला बनाया था, अब देखिए कन्वेंस अलाउंस में हमने क्या किया था कि यूज़र डिफाइन वैल्यू कर दी थी, आपको याद होगा ना। जब हमने पे हेड बनाए थे तो जिसमें हमने किया था एज यूज़र डिफाइन, तो उसके लिए रेट वाले कॉलम में आ रहा है, और जिसमें हमने कंप्यूटेड वैल्यू कर दी थी वो ऑटोमेटिक जो है मतलब अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है, जैसे HRA, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस इसका कितना है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। वो आप जो क्वेश्चन इसका मतलब देखेंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना है, आप देख सकते हैं जाकर वहाँ। इसका है 400 रुपये, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस कितना है, 400 रुपये पर मंथ है। और उसके बाद इसका ओवर टाइम, ठीक है। तो ओवर टाइम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से हम। इसका ओवर टाइम का कितना मिलता है, ओवर टाइम का इसका मिलता है 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कैंटीन डिडक्शन, ठीक है। कैंटीन डिडक्शन इसका कितना है, 500 रुपये, मतलब कटौती की जाएगी। तो यहाँ पर हमें केवल बताना है, बाकी वो जब आप एंट्री करेंगे तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। मतलब जिसको काटना है वो काट लेगा, जिसको जोड़ना है वो जोड़ लेगा। फिर उसके बाद बोनस, तो बोनस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद रैम्बर्समेंट, अब हमें केवल यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें सेट कर देनी है। फिर यहाँ पर एक प्रोफेशनल टैक्स भी लगेगा, और इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया। फिर ग्रेचुइटी, तो यहाँ पर ग्रेचुइटी हो गया। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयज़, ठीक है, EPF डिडक्शन 12%, तो ये हो गया आपका। और फिर उसके बाद ESI, ठीक है, एम्प्लॉयज़, ये होगा 1.75%, ठीक है, ये वाला है। फिर उसके बाद अगला है 10%, ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया। फिर एम्प्लॉयज़, देखिए यहाँ पर साइड में लिस्ट ऑफ पे हेड में हम जितने पे हेड सेलेक्ट कर रहे हैं वो इधर से माइनस होते जा रहे हैं, मतलब हट रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखिए सेलेक्ट करना है, इसमें आप ऊपर नीचे भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए उसी के सीरियल वाइज चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है 3.76 वाला, और फिर है 4.75 वाला, और फिर ये हो गया, और लास्ट में आपका हो गया एडवांस सैलरी डिडक्शन। बस हो गए सारे पे हेड यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए। फाइनल यहाँ पर हम कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। इसी तरह से मनोज चौधरी हो गए। पूजा संगवान की सैलरी डिफाइन करनी है, तो यहाँ पर इफेक्टिव एक साथ से ही होंगे, और इनका जो बेसिक पे होगा ये कितना होगा इनका, तो पूजा संगवान का यहाँ पर देखिए बेसिक पे है 6,000 रुपये, ठीक है, कितना है 6,000 रुपये है। और HRA हो गया, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, तो कन्वेंस अलाउंस हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस इनका कितना है देखिए 800 रुपये, ठीक है, कितना मिल रहा है इनको 800 रुपये मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर इनका ओवर टाइम अगर ये करते हैं तो इनको 80 रुपये मिलेगा हर घंटे का, ठीक है, हॉवर्स ऑटोमेटिक उधर सेलेक्ट हो गया। और कैंटीन का इनको 500 रुपये मतलब कटेगा, ठीक है, तो 500 रुपये हो गया। इसी तरह से बोनस, तो यहाँ पर ये बोनस हो गया, रेम्बर्समेंट हो गया, ठीक है, और इनकम टैक्स हो गया। केवल हमें यहाँ पर फटाफट सेलेक्ट करते चले जाना है, बस हो गए। और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी एक और बचा है यहाँ पर, प्रोफेशनल टैक्स छूट गया, चलिए कोई नहीं, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर लगा देते हैं और एडवांस सैलरी डिडक्शन, और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका भी हो गया। अगला है राहुल राय का, तो यहाँ पर ये इफेक्टिव फ्रॉम एक साथ, ठीक है, और इसका जो बेसिक पे होगा, ठीक है, बेसिक पे इसका कितना है 7,000 रुपये, 7,000 हो गया। और HRA, फिर उसके बाद कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस इसका 800 रुपये है। और इसका जो ओवर टाइम होगा ये 50 रुपये हर घंटे का है। और कैंटीन का 500 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर सीधे बोनस और रेम्बर्समेंट, और फाइनली इसको भी जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों की सैलरी जो है वो डिफाइन कर दी है। और अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूजा की थी और ये भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इनकम टैक्स डिटेल जो है वो चेक करनी है। इनकम टैक्स डिटेल मेनू प्रोवाइड्स वेरियस मास्टर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली जितने भी पे हेड थे उन्हें कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो पे हेड यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इस वाले लिस्ट में यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब यहाँ पर ये 3 पे हेड ऐसे हैं जो कॉन्फ़िगर नहीं हुई हैं। देखिए जो बोल्ड है ये सब बोल्ड है, तो इसका मतलब ये जो है ये कॉन्फ़िगर हो गए हैं। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयज़ NPS 10% कंट्रीब्यूशन और 10% डिडक्शन, ये दोनों जो हैं तीनों कॉन्फ़िगर नहीं हुए हैं। तो इन्हें हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें चलना होगा इनकम टैक्स में, मतलब यहाँ पर पेरोल इन्फो, इनकम टैक्स डिटेल, पे हेड कॉन्फ़िगर में जाना होगा। और जो भी यहाँ पर इटैलिक दिख रहे हैं जो बोल्ड नहीं है वो कॉन्फ़िगर नहीं है, उसके ऊपर एंटर करना है और सिंपली हमें एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना, वो कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। सिंपल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम फिर से चलते हैं पेरोल इन्फो में, ठीक है, और इनकम टैक्स डिटेल में, और यहाँ पर पे हेड कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो इटैलिक है, देखिए ये इटैलिक है, तो ये अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। हम इसे एंटर करेंगे और फाइनली इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ नहीं करना है और वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये भी हो गया। और नीचे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा। और नीचे बढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पर अभी ये जो है कॉन्फ़िगर नहीं है, बाकी हो गए, ठीक है। तो एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये भी आपका जो है कॉन्फ़िगर हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सारे कॉन्फ़िगर हो गए। अभी हमें क्या करना है, वापस चले आना है, यहाँ से इसके बटन से वापस आ जाएंगे। और अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए अगले नंबर पे हमें क्या करना है, अगले नंबर पे हमें पे हेड डिक्लेरेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर हमें पे रोल इन्फॉर्मेशन में जाकर के यहाँ पर इनकम टैक्स डिटेल में और डिक्लेरेशन में जाके एक एक करके सबको डिक्लेयर कर देना है। हाउस रेंट अलाउंस को, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को, ठीक है। और यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नीचे सारे दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक करके सब पे एंटर करना और ये डिटेल जो है हमें चेक करनी है, ठीक है, भरनी है मतलब। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम चलते हैं पेरोल इन्फो में और इनकम टैक्स डिटेल में, ठीक है, इनकम टैक्स डिटेल, और यहाँ पर डिक्लेरेशन में चलेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन और इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें हमें नीचे बढ़ना है और यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस पे एंटर करना है और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है ऑल आइटम, ठीक है, ऑल आइटम। और यहाँ पर हमें एनी सेलेक्ट कर लेना है, हो गया, ठीक है। और एंटर करेंगे तो यहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पर हमें डेट डालनी होगी सभी की, तो एक साथ, ठीक है। और डिक्लेरेशन यहाँ पर हमें बताना होगा इसकी जो सैलरी, मतलब यहाँ पर अमाउंट दिया गया है वो 5,000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर मेट्रो है या फिर नॉन मेट्रो, तो यहाँ पर हम नॉन मेट्रो रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें, देखिए ये जो डिटेल है जो यहाँ पर हम हाउस रेंट में फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देख के आपको सिंपली फिल कर देनी है। फिर यहाँ पर अगला है नेम ऑफ लैंड लॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम ऑफ लैंड लॉर्ड में डाल देंगे, क्या नाम है, राधेश्याम, ठीक है। ये एक्चुअली डिटेल होती है हाउस रेंट अलाउंस की अलग अलग एम्प्लॉय की, ठीक है, जो कि अपनी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे और यहाँ पर हम सेट कर देंगे अदर वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से एंटर करेंगे और सीधे आ जाएंगे पूजा संगवान में, और यहाँ पर हमें मतलब वही उमेद सिंह हो जाएगा, ठीक है, उमेद सिंह। और यहाँ पर भी आपका जो है अदर वैल्यू रहेगा और फाइनली से जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें बैक आना है,
उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें बढ़ना है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जाना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में सेट करना है, यहाँ पर हमें ऑल आइटम सेलेक्ट करने हैं, एनी सेलेक्ट करना है, और इफेक्टिव फ्रॉम तो एक साथ, ठीक है, एक साथ, और यहाँ पर हमें अदर सेट करना है, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर भी हमें वही सेम चीज़ सेट करनी है, अदर, और एक बार और एंटर करेंगे एक साथ, और यहाँ पर हम सेट कर लेंगे फिजिकली चैलेंजेस, ठीक है, और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी हो गया। वापस आते हैं, यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें जो है मतलब डिक्लेयर करनी होती हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत। फिर उसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहाँ पर भी वही सेम चीज़, और इसमें हमें यहाँ पर एक साथ, और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताने होंगे 2, और इसी तरह से यहाँ पर एक बार और एंटर करेंगे, और इसका यहाँ पर एक साथ, इसका एक चिल्ड्रन है, और अगर किसी के बाई चांस नहीं होते हैं, अगर शादी नहीं हुई है, नहीं है चिल्ड्रन, तो वहाँ पर उसे जो है हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं राहुल राय के कोई चिल्ड्रन नहीं है तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर हैं तो हम एक साथ और ये एक चिल्ड्रन, ठीक है, और इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी हो गया। बैक आते हैं और यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ठीक है, जो हॉस्टल के एक्सपेंसेज हैं, तो यहाँ पर ऑल आइटम एनी, और यहाँ पर इसका आपका सेट होगा एक साथ, ठीक है, एक साथ, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन तो एक। मनोज चौधरी के देखिए चिल्ड्रन तो 2 हैं, लेकिन उसका जो मतलब कंपनी एक्सपेंडिचर यानी कि जो उठाएगी, खर्चा उठाएगी, वो सिर्फ एक स्टूडेंट का उठाएगी, तो एक यहाँ पर सेट करेंगे। और पूजा संगवान का यहाँ पर ब्लैंक है, नहीं उठा रही है कंपनी उसका खर्चा, और यहाँ पर ये एक है, समझ गए। तो बस इतना सेट करना है और फाइनली इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। और लास्ट में यहाँ पर और बचा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बैक आते हैं और ये आपका, ये देखिए यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट यूएस ATC, ठीक है। ये इसमें जाकर के हमें सिंगल एम्प्लॉयज़ में जाना है, ठीक है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ में नहीं जाना, हमें यहाँ पर सिंगल एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट्स में जाना है। और कौन सा सिंगल एम्प्लॉय होगा, तो यहाँ पर बताया गया है मनोज चौधरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में नीचे अगर हम बढ़ें यहाँ पर तो ये सब डिटेल दी गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें मनोज चौधरी सेलेक्ट करना और ये सारी डिटेल उसमें फिल कर देनी जो यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इंश्योरेंस प्रीमियम सेट करना है, ठीक है। बाकी ऊपर की जो डिटेल है वो तो आपके सामने आ ही रही होंगी। इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो 1/4 से इफेक्टिव होगा, तो यहाँ पर 1/4 डाल देंगे, ठीक है। और कितना है यहाँ पर 8,000 रुपये, ठीक है, 8,000 हो गया। और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई है वहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने सारी डिटेल जो वहाँ से थी वो हमने देख करके यहाँ पर फिल कर दी हैं और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर पूजा संगवान के लिए वही सेम चीज़ें सेट की गई हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन राहुल राय के लिए भी किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों भी हमें जो है करने हैं। तो ये आप वैसे तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हम जो है करके बता देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मनोज चौधरी के लिए किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ से हम पूजा संगवान के लिए भी ये सारी डिटेल वहाँ पर हम फिल कर देंगे, ठीक है। तो पूजा संगवान अगली बार है और इनकी डिटेल यहाँ पर फिल करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 1/4 से, ठीक है, इफेक्टिव 1/4 से होगा और इनका अमाउंट 5,000 रुपये है, और यहाँ पर भी आपका 5,000 रुपये। तो यहाँ पर इसकी डिटेल भी हमने फिल कर दी पूजा संगवान की, और फाइनली इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर है राहुल राय, ठीक है। तो इनकी भी हमें डिटेल फिल करनी है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1/4, और यहाँ पर इसकी भी डिटेल हमने सेट कर दी, फाइनली से भी जो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 5 था, मतलब एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये है अगला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने किया है वो सिर्फ पे रोल से रिलेटेड जितने भी पे हेड बनाने थे और जितने भी सेटिंग्स करनी थी और जितने एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट किए, उनकी सैलरी डिफाइन की, ये सारा हमने इतना काम किया है अभी तक हमने सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे नहीं की है, समझ रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। अभी तक हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है वो पे नहीं की है, ठीक। ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं और आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और अभी तक हमने सिर्फ जुलाई मंथ में क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसमें जितने भी पे हेड थे वो सारे हमने बना लिए हैं, सबकी सैलरी डिफाइन कर दी है, जितने एम्प्लॉय थे उनके मास्टर्स बना लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में मतलब पेमेंट से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने केवल स्ट्रक्चर तैयार किया था और अगर हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाएं, यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया,
ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंपनी अर्जेस द सैलरीज फॉर एम्प्लॉइज फॉर जुलाई मंथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, जितने लोग जितने दिन प्रेजेंट थे और जितना ओवर टाइम किया है उसके हिसाब से वो सैलरी का एक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, उसके लिए मतलब प्रोसेसिंग करेगी, फिर उसके बाद में जो जिसकी सैलरी होगी उतना उसको वो पे कर देगी। ठीक है, ये काम हुआ है। तो यहाँ पर मनोज चौधरी एब्सेंट रहे हैं कितने दिन, 3 दिन, और ओवर टाइम इनका कितना है, 5 घंटे है। पूजा 2 दिन एब्सेंट रही, ओवर टाइम 7 घंटे। राहुल राय 2 दिन एब्सेंट, 8 घंटे ओवर टाइम। ठीक है, तो ये पहले हमें मतलब करना होगा। तो यहाँ पर नीचे बताया गया हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। देखिए यहाँ पर नीचे बताया गया है द पेरोल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, इतने ट्रांजेक्शन किए गए हैं, टोटल 9। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अटेंडेंस प्रोडक्शन। ठीक है, अटेंडेंस बनानी है और ओवर टाइम कितना किया वो हमें बताना होगा। फिर प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग एम्प्लॉयर पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस जो हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सैलरी पे कर देंगे, फिर पीएफ पे करेंगे, ईएसआई पे करेंगे, एनपीएस पे करेंगे, और इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी चीज़ें हम पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, अटेंडेंस प्रोडक्शन मेंटेन करना है। ठीक है, तो नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताया गया कैसे मेंटेन करना है। उसके लिए यहाँ पर हमें चलना है पेरोल वाउचर में। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पेरोल वाउचर, और वहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करके अटेंडेंस में जाना। ठीक है, कंट्रोल F5 प्रेस करना है और ये अटेंडेंस सबकी लगा देनी है, और जितना ओवर टाइम किया है वो हमें बता देना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इसको जो है फटाफट कर लेते हैं। टैली में चलते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं पेरोल वाउचर में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए पेरोल वाउचर। ठीक है, ट्रांजेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पेरोल वाउचर में चलते हैं और यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा अटेंडेंस। तो यहाँ पर हम अटेंडेंस पे क्लिक कर दें, या फिर इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F5 प्रेस करें, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं तो ये अटेंडेंस का वाउचर आ गया। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, और सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे। तो F2 प्रेस किया, 31-7 यानी 31 जुलाई डेट सेट करेंगे। और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम हमारे होंगे, देखिए क्या होगा, मनोज। ठीक है, मनोज चौधरी सबसे पहले होंगे। और यहाँ पर हम सेट करेंगे एब्सेंट, ये कितने दिन एब्सेंट रहे। तो जो मनोज चौधरी है ये 3 दिन एब्सेंट रहे, और एंटर करेंगे। और पूजा संगवान ये 2 दिन एब्सेंट रहे, तो पहले तो यहाँ पर एब्सेंट और फिर इधर डेज। ठीक है, और राहुल राय ये एब्सेंट रहे कितने दिन, 2 दिन। ठीक है, और फिर उसके बाद एक बार फिर से मनोज चौधरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और अब की बार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम ओवर टाइम। और ओवर टाइम इन्होंने कितना किया है, 5 घंटे किया है। और फिर उसके बाद पूजा, तो इन्होंने कितना ओवर टाइम किया है, यहाँ पर ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, इन्होंने किया है 7 घंटे ओवर टाइम। और राहुल राय इन्होंने किया है 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे ओवर टाइम किया है। और फाइनली यहाँ पर इसे जो है हम एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमने एब्सेंट और ओवर टाइम का हमने चढ़ा दिया। ठीक है, तो एक प्रोसेसिंग हो गई। फिर उसके बाद अगले नंबर पे देखिए क्या है, अगले नंबर पर हमें क्या करना होगा, प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल। ठीक है, पेरोल के लिए प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये तो हो गया वही जो अभी हमने अटेंडेंस और ओवर टाइम का चढ़ाया था। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ पेरोल में हमें यहाँ पर यूज़र डिफाइंड सैलरी प्रोसेसिंग, ठीक है, उसको मतलब बताना होगा। यूज़र डिफाइंड सैलरी प्रोसेसिंग में हमें बताना पड़ेगा हर बार कि किसको कितनी सैलरी मतलब दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर यूज़र डिफाइंड सेट किया था। जैसे किसी को बोनस दे रहे हैं, रेम्बर्समेंट दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे हैं, तो वो हमें बताना पड़ेगा किसको कितना दे रहे हैं। तो पहले तो हम सेट करेंगे, फिर लास्ट में उसको पेमेंट करेंगे जब सैलरी पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, नीचे बढ़ते हैं, और यूज़र डिफाइंड सैलरी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पेरोल वाउचर में ही जाना है, और यहाँ पर हमें मतलब पेरोल सेलेक्ट करना है F4। ठीक है, यानी कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे यहाँ पर। तो अभी हम पेरोल वाउचर में ही हैं, यहाँ पर कंट्रोल F4 सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेरोल आ जाएगा। आपको वापस चल के एक बार फिर से दिखा देते हैं। पेरोल वाउचर में गए और यहाँ पर कंट्रोल F4 प्रेस किया। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, इसमें पेरोल ऑटोफिल का यूज करना है, क्योंकि बाकी चीज मतलब बार बार हमें सारी चीज़ें ना करनी पड़े, इसलिए यहाँ पर हम पेरोल ऑटोफिल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की देखिए यहाँ पर अल्ट के साथ A बटन है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पेरोल ऑटोफिल। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे यूज़र डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़र डिफाइंड वैल्यू जो है उसको सेट करना है। और यहाँ पर डेट 1/7 से, ठीक है, और एंड डेट 31/7। ठीक है, 1/7 से 31/7 तक। और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय नेम, ठीक है, सॉर्ट बाय यानी एम्प्लॉय नेम दिखानी चाहिए वहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो बताना होगा सैलरी पेबल। ठीक है, सैलरी पेबल मतलब सैलरी के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो सैलरी पेबल हो गया। और एंटर करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। बस हमें यहाँ पर केवल बताना होगा कि इनको बोनस कितना दे रहे हैं, तो 2000 दे रहे हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। और नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर हम जो है बोनस और रैम्बर्समेंट, ठीक है, देखिए मनोज चौधरी को 2000, रैम्बर्समेंट 1200, और इस तरह से यहाँ पर तीनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये डिटेल डाल देते हैं। 1200 रुपये हो गया। फिर उसके बाद इसका 2500 रुपये बोनस पॉइंट है, और ये 1000 रुपये,
एंटर करेंगे और इनका बोनस कितना है, 1500 रुपये है राहुल का, और ये 1000 रुपये। ठीक है, हो गया। और फाइनली इसे हम एंटर करके जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर किसी को एडवांस सैलरी दी जाती है, समझ गए ना, जैसे मान लेते हैं किसी को हमने एडवांस दी थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसको जितनी एडवांस दी थी वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे 500 रुपये दी थी एडवांस किसी को हमने, तो उसकी एंट्री तो हमने तब पास कर दी थी, लेकिन अभी क्या करेंगे, उसकी सैलरी से कटौती कर लेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर लिख के भी आ रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है, देखिए यहाँ पर ये डेबिट है, डेबिट है, डेबिट है, डेबिट है। इसका मतलब कि ये जो हमारा एम्प्लॉय होगा उसके सैलरी में ये प्लस होगा, जुड़ेगा। और जब अभी आगे हम और प्रोसेसिंग करेंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें क्रेडिट होंगी, इसका मतलब वो कटौती की जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, इसके सामने एडवांस सैलरी डिडक्शन के आगे क्रेडिट लगा है, इसका मतलब ये कटौती होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। फिलहाल इसे हम जो है एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, ये काम तो हो गया। ठीक है, और अब उसके बाद है ऑटो सैलरी प्रोसेसिंग के लिए मतलब प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, ऑटो सैलरी मतलब जो हमने पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने पहले डिक्लेयर कर दी है, कन्वेंस कितना मिलेगा, ओवर टाइम का कितना मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग करनी है, तो वहीं पर हमें रहना है, यानी कंट्रोल F4 जहाँ पर हम थे। पहले पेरोल वाउचर में जाएंगे, फिर पेरोल वाउचर यहाँ पर खोलेंगे, और फिर से एक बार हम यहाँ पर पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे। अब की बार यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए सैलरी। ठीक है, अब की बार यहाँ पर हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे, सैलरी इंटर करेंगे, और यहाँ पर डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी कि जो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दी है 1/7 से 31/7 तक, और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑल आइटम, नेम ऑफ एम्प्लॉई। और यहाँ पर किसके लिए, तो यहाँ पर हमें एक बार सेलेक्ट करना होगा फिर से सैलरी पेबल। ठीक है, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिक, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, और ये पूरा कंप्लीट जो है अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, और फाइनली जो है यहाँ पर हमें एक्सेप्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अमाउंट में जो है बुक के हिसाब से नोट्स में जो अमाउंट दिखा रहा है, नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे बढ़ते हैं, तो इसमें जो अमाउंट दिखा रहा है और जो हमारा अमाउंट आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्यों है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो जब यहाँ पर हमने पहले मतलब बुक कंपोज की हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर अभी चढ़ाते समय यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी पीछे। ठीक है, कहीं पर अमाउंट कम ज़्यादा या फिर टैक्स रेट में कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो फिलहाल जब हम रियलिटी में वर्क करते हैं तो सारी चीज़ें सही से करते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल थी वो सही से फिल भी नहीं की थी, मतलब वहाँ पर हमने उनको ब्लैंक छोड़ दिया था। ठीक है, तो उस वजह से जो यहाँ पर है चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो फिलहाल आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से फिल करनी है, और यहाँ पर मिस्टेक्स बस जो पीछे हमने गलती की होंगी उसी की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर इसे हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ अगला देखते हैं आगे क्या बताया गया है। यहाँ पर सैलरी पेबल के लिए प्रोसेसिंग हो गई, अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप जब करें तो सही से करें, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग। ठीक है, कंट्रीब्यूशन PF कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें वही सेम प्रोसेस करनी होगी, पेरोल ऑटोफिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेरोल ऑटोफिल पे साइड में क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी हम वहीं पर थे, और यहाँ पर PF कंट्रीब्यूशन के लिए हम कर रहे हैं प्रोसेसिंग, तो PF कंट्रीब्यूशन और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ऑल एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर ये आपका होगा PF पेबल। ठीक है, ये आपका PF पेबल होगा। तो ये देखिए यहाँ पर PF पेबल भी जो है आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया, सारी डिटेल फिल हो गई। फाइनली से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख लेंगे अमाउंट यहाँ पर भी क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अमाउंट हमारा गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पर भी 867 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो EPS कंट्रीब्यूशन था वो तो आपका 541 रुपये है, और यहाँ पर देखते हैं कितना है, तो ये भी आपका 541 है, मतलब सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर है EPF कंट्रीब्यूशन 3.67। ठीक है, ये आपका 8130 रुपये आ रहा है, जबकि ये यहाँ पर आपका 326 रुपये सिर्फ आ रहा है। ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो ये गड़बड़ क्यों कर रहा है, इसको कैसे पता लगाएंगे, तो इसको पता लगाने के लिए देखिए हमें पहले और देखना होगा कि कहीं और तो नहीं गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखिए इसका EPF कंट्रीब्यूशन 3.67 है, तो ये तो सही आ रहा है, और यहाँ पर भी ये सही आ रहा है कि मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ EPF का जो हमने पे हेड बनाया था ये सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है। सिर्फ मनोज चौधरी में यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, मनोज चौधरी की जो हमने सैलरी डिफाइन की थी उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर सारा सही है। अगर यहाँ पर सभी का गलत आ रहा होता, समझना, अगर यहाँ पर इनका सभी का गलत आ रहा होता तो इसका मतलब कि यहाँ पर EPF कंट्रीब्यूशन वाला हमें चेक करना होता पे हेड, लेकिन बाकी सबका सही है, सिर्फ उसी का गलत है मनोज चौधरी का। तो इसका मतलब है कि हमें मनोज चौधरी का जो सैलरी हमने डिफाइन की थी उससे चेक करना होगा। तो इसे हम हटाते हैं और चेक करते हैं सैलरी
तो उसके लिए हमें चलना होगा पेरोल इन्फो में, ठीक है, और यहाँ पर सैलरी डिटेल में चलना होगा और डिफाइन में जाना होगा। यहाँ पर मनोज चौधरी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन 8.33 ये सही है, लगा है, सही है, ये भी आपका लगा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हो रही है? हाँ, तो ये गड़बड़ हो रही है, देखिए बेसिक पे में, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक पे है ये 80,000 गलती से टाइप हो गया है, जबकि इसकी सैलरी कितनी है? 8,000 रुपये, समझ गए ना। इसी वजह से वहाँ पर जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा निकाल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 80,000 की जगह इसको करेंगे 8,000 रुपये और अब इसे जो है हम एक्सेप्ट करेंगे फाइनली, ठीक है। तो अब इसे कंट्रोल ऐसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब चलते हैं वापस से हम एंट्री करेंगे तो देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देखिए अकाउंटिंग वाउचर में भी जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पेरोल वाउचर में ही जाएं। हम अकाउंटिंग वाउचर में जा करके कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे तब भी आपका जो है वो पेरोल वाउचर लग जाएगा, समझ गए ना। एक ही बात है, यहाँ से आप डायरेक्टली F5 दबाएंगे पेमेंट आ जाएगा, समझ गए ना। तो हमें क्या करना है? कंट्रोल F4 यानी पेरोल में जाना है और यहाँ पर पेरोल ऑटो फिल पे क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन और बाकी डिटेल वही होंगी। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए पीएफ पेबल, ठीक है। पीएफ पेबल सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे तो अभी आपका देखिए सही आ रहा है, ठीक है। अभी जो है आपका ये पूरा कंप्लीटली सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। और हमें लगता है कि हमने जो पिछली वाली एंट्री अभी की थी उसमें इसी वजह से गलत हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा था तो इसी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि इसकी हमने 80,000 कर दी थी ना सैलरी। तो आई थिंक वो पीछे वाली एंट्री भी अब सही हो गई होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमने बताया था कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पीछे मिस्टेक हमने की होगी, इसी वजह से जो है गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हमने सही कर लिया है और फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये काम भी आपका हो गया पीएफ कंट्रीब्यूशन वाला। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगले नंबर पर है ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन के लिए हमें वही सेम प्रोसेस करनी होगी। तो चलते हैं एक बार फिर से टैली में, कंट्रोल F4, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोफिल, तो ऑटोफिल की शॉर्ट की यहाँ पर देखिए अल्ट के साथ ए बटन है, अल्ट के साथ ए दबाएंगे तब भी आपका पेरोल ऑटोफिल आ जाएगा। और अब की बार यहाँ पर ईएसआई कंट्रीब्यूशन और डेट आपकी वही होगी और यहाँ पर आपका हो जाएगा ईएसआई पेबल, ठीक है, ईएसआई पेबल। और ये भी आपका जो है वो पूरा सही है, 921 रुपये आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 921 ही आ रहा है, मतलब सही है। और उसके बाद है यहाँ पर एनपीएस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम इसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर से एक बार कंट्रोल F4 अल्ट के साथ ए यानी कि ऑटोफिल आ जाएगा। और यहाँ पर अब की बार आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और ये हो गया और ये एनपीएस पेबल में जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या ये भी सही आ रहा है, तो 1939, तो ये भी आपका जो है सही आ रहा है। बस वही शुरुआत में गड़बड़ हो गया था, इसी वजह से जो है पहली वाली एंट्री गलत हो गई थी, ठीक है। अब जो है वो भी सही हो गई होगी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, आगे है यहाँ पर अदर चार्ज ऑटोफिल, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लिया। और अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो अगली एंट्री जो है वो जनरल वाउचर पे जाएगी, ठीक है, F7 जनरल वाउचर पे जाएगी और वहाँ पर अदर चार्ज ऑटोफिल जो है ये सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर ये अदर चार्ज ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे जो पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस थे, ठीक है, EDLI कंट्रीब्यूशन जो चार्ज थे वो ऑटोमेटिक उसकी भी हमें एंट्री पास करनी होगी। तो यहाँ पर चलते हैं और सेलेक्ट करते हैं जनरल वाउचर और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अदर चार्ज ऑटोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट की देखिए गलती से यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर ए नहीं होगी, इसकी शॉर्ट की है ओ, ठीक है, क्या है? ओ है, ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये साइड में लिख के आ रहा है, देखिए अदर चार्ज ऑटोफिल, ठीक है, ओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो क्लिक कर दें या फिर हम कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल ओ। तो यहाँ पर ये ऑटोफिल आ जाएगा। यहाँ पर हमें 1/7 से 31/7 तक प्राइमरी और यहाँ पर एक्सपेंसेस लेजर में आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा हमें पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस, जो हमने एक नॉर्मल लेजर बनाया था आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमें पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें देखिए पीएफ एडमिन चार्ज 1 पॉइंट मतलब ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर इसमें EDLI और यहाँ पर EDLI एडमिन चार्ज, बस हो गया, सिंपल था। और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपका पूरा जो है सही है, चेक कर लेते हैं एक बार, 797 रुपये। नीचे बढ़ते हैं, हाँ, तो ये आपका जो है 797 रुपये है और इसे भी जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गई एंट्री। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया गया है कि यहाँ पर चेक इशू कर दिया गया है 29,370 रुपये का, यहाँ पर सैलरी पे कर दी गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस एंट्री को पेमेंट वाउचर पे करेंगे और चेक इशू किया गया है मतलब कि बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, पेमेंट वाउचर लगाना है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट वाउचर लगा लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए F12 की प्रेस करके यूज सिंगल एंट्री मोड जो है वो ऑन करना होगा। तो यहाँ पर हमारे में पहले से ऑन है, आप चाहे यहाँ पर F12 की प्रेस करें और यूज सिंगल एंट्री मोड सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है ये यस कर ले, ठीक है, हमारे में पहले से था तो हमने ऑन कर लिया।
अब यहाँ पर हमें फिर से एक बार पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक करना है, हमें बार बार सारी चीज़ें नहीं डालनी होती। पेरोल ऑटोफिल, यहाँ पर सैलरी पेमेंट, ठीक है, एक साथ से, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1/7 से 31/7 तक। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। और वाउचर डेट भी आपकी जो है वो 31/7 ही रहेगी। वाउचर डेट मतलब जिस डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर आपका ऑल आइटम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर आपका होगा सैलरी पेबल, ठीक है, क्या होगा, सैलरी पेबल। और यहाँ पर कैसे पे कर रहे हैं, कैश से या फिर बैंक से यानी चेक से, तो यहाँ पर हम चेक से पे कर रहे हैं तो HDFC बैंक हो जाएगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को नो रखेंगे, ठीक है, और इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो पूरा कंप्लीट इस तरह से आ गया, ठीक है, सैलरी पेबल। और यहाँ पर देखिए मनोज चौधरी का जो है ये अभी भी वही दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 68,703 रुपये। तो हमें लगता है शायद वहाँ पर सिर्फ सही हुआ है, बाकी वो एंट्री भी सही नहीं हुई है। तो हम चाहें तो एक बार स्केप से जा करके उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो उसे सही करने के लिए हमें देखना होगा कि हमने जो है कौन सी एंट्री गलत कर दी थी पहले। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि उस एंट्री को हम सही ही कर लेते हैं जो हमने पहले गलत कर दी थी, ठीक है। तो हमने सैलरी पेबल की जो पहली एंट्री थी वो गलत कर दी थी, तो उसके लिए यहाँ पर हम डिस्प्ले में चलते हैं, ठीक है। डे बुक में आपको एंट्रियाँ मिल जाएंगी 31 जुलाई पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिक पे वाली जो सैलरी थी जब हमने पास की थी तो ये एंट्री गलत हो गई थी, इसे सही करते हैं। तो इसे सही करने के लिए यहाँ पर हम इसको मतलब ओपन करेंगे, अल्ट्रेशन मोड में एंटर करेंगे और यहाँ पर नीचे एंटर करते हुए यहाँ पर इसकी सैलरी जो है बेसिक पे वो हम बदल देंगे। लेकिन इस तरह से नहीं बदल सकते, हमें ऑटो फिल करना होगा। तो हम एक काम करते हैं कि इस एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और एक नई एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक बार अकाउंटिंग वाउचर में, कंट्रोल F4 और यहाँ पर ऑटो फिल, ठीक है। और अब की बार यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी, ठीक है, सैलरी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सैलरी मतलब पे कर रहे हैं डिक्लेयर्ड वैल्यू, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखी है। और एंटर करेंगे और एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सैलरी पेबल, ठीक है, सैलरी पेबल हो गया। और अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें सही हैं, ये एंट्री भी आपकी पूरी सही है, मतलब पहले गलत आ रही थी लेकिन अब की बार जो है ये पूरा सही आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो कोई गड़बड़ नहीं है और फाइनली इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हुआ क्या कि हमने सही तो मनोज की जाके वहाँ पर एडिटिंग कर दी थी, तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एंट्री हम पहले ही पास कर चुके थे ना, इसी वजह से। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एंट्री को डिलीट करके एक बार फिर से पास कर दिया, तो ये एंट्री हमारी सही हो गई। कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इसे जो है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमने एडिट करके एक्सेप्ट कर ली है। और अब हम जो है चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और ये वाली एंट्री जो है पास करते हैं पे करने की, ठीक है, जिसमें हम पे करेंगे सैलरी। तो चलते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगाएंगे, ठीक है। और F12 की प्रेस किया, यूज सिंगल एंट्री मोड हमने पहले ही ऑन कर लिया था। और यहाँ पर हम सिंपली पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी पेमेंट, ठीक है। अब की बार पूरा सही आना चाहिए, सही आएगा भी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सैलरी पेबल सेलेक्ट करेंगे और HDFC बैंक से इस ऑप्शन को नो रखेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, 29,370 रुपये पेमेंट किए गए, बिल्कुल वही सेम अमाउंट आ रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस उसी की वजह से छोटी मिस्टेक हो गई थी, 8,000 की जगह 80,000 हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको कितनी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमने फाइनली जो है सैलरी पे ही कर दी, ठीक है। और इसे हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल से। तो ये एंट्री भी आपकी हो गई, ठीक है। अब नीचे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें क्या किया गया है कि सैलरी जो थी वो तो पे कर दी गई, लेकिन अब कुछ चीज़ें और पे करनी है, जैसे PF आपको पे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको हमने दिखाया था पहले, वहाँ पर सारी चीज़ें हमें पे करनी होंगी। तो PF पे करने के लिए हमें वहीं पर मतलब F5 पेमेंट वाउचर ही लगाना है, ठीक है। और फिर से एक बार अल्ट के साथ A और यहाँ पर अब की बार हम PF जो है वो पे करेंगे, ठीक है। तो PF पे करने के लिए यहाँ पर हमें जो है PF चालान सेलेक्ट करना होगा, PF चालान 31 और ये हो गया। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे PF पेबल और HDFC बैंक से पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका पूरा कंप्लीटली सही है, फाइनली से जो है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी हो गया। इसी तरह से फिर से यहाँ पर पेमेंट वाउचर में ही आपको अल्ट के साथ A प्रेस करना है, यानी कि पेरोल ऑटोफिल। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका यही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 8 वाला PF चालान हमने पास कर दी एंट्री। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है PF चालान में कि अगर आप PF चालान प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेज अप की प्रेस करें और अल्ट के साथ P बटन दबाएं और चालान आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करना तो वैसे आपको आता ही है और आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हटाते हैं और पेज जब की प्रेस करेंगे तो इस तरह से एंट्री अल्ट्रेशन मोड में आ जाएगी और यहाँ से आप प्रिंट पे इसे मतलब प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक, और यहाँ से आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। फिलहाल इसे हम प्रिंट नहीं करते, वापस आते हैं और अब की बार हम अगली एंट्री करते हैं ESI पेमेंट की, ठीक है। ESI चालान की एंट्री करते हैं, पेमेंट वाउचर पे ही करेंगे इसकी एंट्री, अल्ट के साथ ये प्री डिफाइन और यहाँ पर ESI चालान और डेट आपकी वही रह जाएगी और ESI पेबल और यहाँ पर HDFC बैंक और ये भी आपकी कंप्लीट जो है वो सही है, आप चेक कर सकते हैं। 921,339 क्या यही आ रहा है, तो बिल्कुल यही आ रहा है, ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे NPS पे किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसे पहले एक्सेप्ट करते हैं, फिर एनपीएस चालान, तो अल्ट के साथ ए और एनपीएस पेमेंट। ठीक है, एनपीएस पेमेंट हो गया। बस इसी तरह से हमें एंट्री पास करनी है। यहाँ पर ये एनपीएस पेबल में जाएगा और ये एचडीएफसी बैंक, और ये भी आपका जो सही है एक्सेप्ट कर लिया हमने। और देखते हैं आगे क्या है। एनपीएस के बाद यहाँ पर जो है प्रोफेशनल टैक्स पे किए गए हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं। यहाँ पर हम फिर से अल्ट के साथ ए, और अब की बार जो है यहाँ पर आपका सेलेक्ट होगा प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट, और ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये भी 450 रुपये टोटल है आपका, इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये भी आपकी एंट्री हो गई। और अब आगे देखते हैं क्या बचा है यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर हमने जुलाई मंथ जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और पे रोल में, ठीक है, पे रोल में कैसे काम किया जाता है हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। बस अभी उससे थोड़ा सा आगे की चीज़ें बाकी हैं। जैसे हमने एक सिंपल वे देखा, अभी पेरोल मैनेजमेंट का सिंपल वे देखा है, मतलब कि एम्प्लॉय को हमने क्या किया, एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, पे हेड बनाए हैं, और एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के बाद में हमने सारी मतलब जितनी भी सैलरी से रिलेटेड प्रोसेसिंग थी वो सारी प्रोसेसिंग हमने कर ली है, और फाइनली उसको हमने सैलरी जो है वो पे कर दी है, जितने भी टैक्स वगैरह थे सब पे कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें बाकी हैं। क्या बाकी है कि अगर मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है या किसी एम्प्लॉय की सैलरी घटानी या बढ़ानी होती है, तो वो एंट्रियाँ कैसे करेंगे वो हम अगस्त मंथ में देखेंगे। ठीक है, तो अगर जुलाई में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, रिवीजन करें, सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो फिलहाल यहाँ पर अगस्त में जो है हम आगे देखेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है या फिर किसी की सैलरी कम ज़्यादा करनी है तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, या फिर कोई नया एम्प्लॉय अगर आता है, जैसे 3 एम्प्लॉय तो हैं, अगर कोई चौथा एम्प्लॉय और रख लिया तो उसकी कैसे एंट्री करेंगे, वो सारी चीज़ें हम अगस्त मंथ में देख लेंगे। तो अभी मान के चलिए आप 1 से 2 वीडियो पेरोल के और मिल सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगले एक ही वीडियो में हम पूरा पेरोल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।